नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, जिसमें मैंने आपके सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जो भी आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 8 9 10 11 ऐसा कुछ आ रहा है, 15 16 17 ये कुछ मैंने कुछ चैप्टर्स इसमें कवर अप किए हुए हैं। तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें से आपके 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर एंड द 4 मार्कर निकल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर कि कैसे उनको पूछना होता है। सी पेपर सेटर जो हैं लाइक दे हैव द नॉलेज, तो वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं, बट यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हमें कंप्राइज करके ये सारे चैप्टर कंप्राइज करके ये वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ से मतलब छांट के दिए हैं आपको, तो आप इनको ज़रूर लर्न कीजिएगा। पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पहले आप समझिएगा चैप्टर क्वेश्चंस को और फिर लर्न कीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलो बच्चा बिना का टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर दे, गिव द ब्रीफ आइडिया ऑफ द ईच सेक्शन इन विच द वेदा वॉज डिवाइडेड। देखो वेदा मतलब क्या होता है, वेदा मतलब कि नॉलेज, ठीक है, आपके पास कितना ज्ञान है, तो दैट इज़ अ वेदा। तो वेदा अगर हम देखें तो ये इट्स लाइक वेरी लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर हम लोग ना वर्सेस हाइम्स ये सब कुछ जो एशियन इंडिया में लिखे गए थे, ठीक है, मतलब कि तंत्र मंत्र कविताएं, भगवान के लिए प्रेयर्स, ये सब जो लिखे गए थे वो सब वही पूरा नॉलेज को हम लोग वेदास कहते हैं। तो ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। 4 टाइप के वेदास हमारे यहाँ पर है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। तो ये 4 वेदास होते हैं और ये चारों वेदास 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ठीक है, मतलब कि हर एक वेदा कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम ऐसा बोलते हैं कि एसएसटी की बुक है, ठीक है, तो एक एसएसटी, एक साइंस, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है, ठीक है, तो दे हैव द डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे वो सेक्शंस होते हैं। तो हर एक वेदा का जो 4 सेक्शन है, क्या है, संहिता, ब्रह्मणा, आर्यनकास और उपनिषद, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आप हमें सेक्शंस का थोड़ा डिटेल बताइए। तो देखो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करें संहिता। संहिता इसका मतलब कि वेदा का वो सेक्शन जिसके अंदर मंत्र, हाइम्स, प्रेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो जो भी हम लोग कहते हैं ना, लाइक ओम भूर्भुवः स्वः, ये हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, ठीक है, ओम नमः शिवाय या शिवाय, शिव जी का कोई मंत्र होता है, लक्ष्मी जी का, तो ये सारे जो मंत्र होते हैं, ठीक है, जो हम लोग प्रेयर्स करते हैं, आरती करते हैं, ठीक है, स्तोत्रम हम लोग गाते हैं, तो ये सारे के सारे संहिता में लिखे गए हैं। फिर बात करते हैं ब्रह्मणा। अब ब्रह्मणा बेसिकली देखा जाए ना तो यही हाइमेंस का पूरा कलेक्शन है, ठीक है, चारों वेदास, ठीक है, चारों वेदास के जितने भी हाइम्स हैं, प्रेयर्स हैं, उन सबका एक ही बुक में या एक ही जगह पे जो कलेक्शन है दैट इज़ द ब्रह्मानस। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके की एपिक ही है, ठीक है, लिटरेचर है, जहाँ पर पूरा का पूरा वेदा जो है वो कम्प्लीटली कंप्राइज्ड किया जाता है। फिर आता है आर्यनकास, ठीक है, आर्यनकास का एक सेक्शन होता है इनके अंदर, जहाँ पर आर्यन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव होता है, ठीक है, हम अभी पहला पड़ाव कर रहे हैं, ओके, बट ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव होता है वो होता है लाइफ इन द फॉरेस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे कि राम जी जो है वो भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे, वनवास, ठीक है, वन मतलब कि फॉरेस्ट, ठीक है, तो वास मतलब यहाँ पे रहने जाने का। सिमिलरली जो पांडव्स थे, ठीक है, वो भी गए थे। तो ये लाइफ का एक फेज़ आता है जहाँ पे आप फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट में आप अच्छे खासे साल बिताते हैं, लाइक 14 15 13 साल से कुछ साल होते हैं वो बिताते हैं। अब उस दौरान जो आर्यन वहाँ पे गए थे, आर्यंस गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ फिलोसॉफीज, ठीक है, कुछ ज्ञान उन्होंने वहाँ पे प्राप्त किया था मेडिटेशन करके ये सब, और वही उन्होंने जो है पूरा का पूरा एक लाइक किताब में उन्होंने अपनी पूरी थिंकिंग जो है वो लिख डाली थी, ठीक है, तो उसी को ही हम लोग आर्यनकास कहते हैं। अब देखिए अभी का टाइम हमारा तो ऐसा है नहीं कि हम लोग जो है वो जंगल में जाएं, बट ये होता है कि जो मिडल एज वाला जो फॉर्म होता है, लाइक आई वुड से कि 45-50 के आसपास का जो थोड़ा एज होता है, वो जो हमारे जो पेरेंट्स हमारे जो ताऊ मामा ये वो जो भी होंगे, वो जो ये लाइफ जीते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाली लाइफ होती है, ठीक है। इसका मतलब कि ज़्यादा किसी में मोह नहीं होना, ये नहीं होना, ठीक है, इस तरीके से। फिर उपनिषद की बात होती है तो उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं। वेदांता, वेद अंता, अंत मतलब अंत, ठीक है, तो यहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है। तो दैट वाज द लास्ट फेज ऑफ द वेदा, जिसमें लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, कि ब्रह्मांड कैसे स्टार्ट हुआ, मृत्यु और जीवन की जो है वो मिस्ट्री क्या है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो भी हम जीते हैं,
घर चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस तरीके से, ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। और ये सब कुछ जो है वो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। सो दैट कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे सवाल उमड़ पड़ते हैं ना, ठीक है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही कुछ सवालों और जवाबों का उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है। तो कहा जाता है कि अगर कोई उपनिषद रीड करता है तो उसको उसकी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ऐसा हमारे इतिहासकारी लोग बोलते हैं। द मुक्ति को उपनिषद जो है वो बताता है कि देयर आर टोटल 108 उपनिषद्स, ठीक है, टोटल 108 उपनिषद्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नंबर 1 कहाँ से हो गया, ये नंबर 1 तो ये है। ओके, ये तो नंबर 2 है ना। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में बताइए और उसके काम के बारे में बताइए। मैंने आपको फोटो दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रह जाता है दिमाग में, इसके लिए। चलिए, अब अमीर खुसरो जो थे वो ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है, ये बहुत जाने माने एक शख्सियत के नाम से उभरे हुए थे, ठीक है, जिनके अंदर लिटरली नॉलेज बहुत ज़्यादा था, मतलब कि कविताएं इन सबका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट थे किसके, निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। वो पोएट भी थे, वो हिस्टोरियन भी थे, मतलब इतिहासकारी भी थे, वो साधु संत की तरह भी थे, वो गाने बजाने वाले भी थे, ठीक है। तो मतलब पूरे ऐसे सूफियाना और ऐसे बोलते ना, ठीक है, इस तरीके के इंसान थे वो। उन्होंने काफ़ी सारा काम अपना लिखा है पर्शियन लैंग्वेज में, और उनकी जो किताबें जो लिखी हुई हैं अभी तक, आशिका, नाहा, सिफर, किरातवाल सध्यान, ओके, खैजान उल्फुत, ऐसे कुछ काम लिखे गए हैं। ओके, अब देखो, अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है राइट द वर्क्स ऑफ द अमीर खुसरो, तो ये आपको 4-5 नाम लिख देने। अगर आपको 1 मार्क में आता है दैट इन विच लैंग्वेज अमीर खुसरो हैड रिटन देयर हिज वर्क्स, तो पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। मैंने आपको नहीं बोला कि 1-1 मार्क भी इसमें से निकल जाएंगे, मैं वो आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से होगा। उनको अपने इंडियन होने में बहुत गर्व था, ठीक है, और वो इंडिया को मानते थे अर्दली है पैराडाइज, ठीक है, मतलब कि धरती पे स्वर्ग का अनुभव अगर करना है तो हिंदुस्तान में आके रहिए, उनका ये कहना था। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फॉनो को भी काफ़ी प्रेज़ किया है। फ्लोरा फॉना का एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, उनकी ब्यूटी, उनकी आर्किटेक्ट, ठीक है, जैसे हम लोग पैरट कहते हैं, पीकॉक कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, ठीक है, सबको उन्होंने बहुत अपनी पोएम्स में और उनके थ्रू बहुत ज़्यादा उनको प्रेज़ किया हुआ है, तारीफ़ें की हैं। और उनका ये मानना है कि हिंदुज़म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो इस्लाम धर्म से मिलते जुलते हैं। ही कंसिडर हिंदावली, ठीक है, हिंदावली इसका मतलब ये है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो दिल्ली के आसपास हमेशा हिंदी लैंग्वेज बोली जाती थी और जो उनकी मदर टंग थी, और इसके लिए उन्होंने हिंदी में भी बहुत सारे वर्सेस जो है वो लिखे हुए हैं। अभी आप अगर दिल्ली जाते हो, दिल्ली चंडीगढ़ ये जो पूरा एरिया है, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। एंड बहुत सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया हुआ है, बट सबसे ज़्यादा पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज में। ओके, एंड ही रोट अ नंबर ऑफ बायलैंग्वल क्वोटियंस, ठीक है, बायलैंग्वल मतलब कि 2 भाषाएं, ठीक है, जैसे हमारे पास इंग्लिश हिंदी होती है ना, ऐसे 2 भाषाओं में उन्होंने लिखा हुआ, वैसे उनकी जो 2 भाषाएं थी वो हिंदी और पर्शियन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लेदर वर्क इज़ अ वेरी ओल्ड क्राफ्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लेदर बहुत पुराने समय से ही आपको बताना है। देखो, एशियन इंडिया में ना डेड एनिमल्स की स्किन का यूज़ बहुत पहले से होने लगा था। द पॉइंट इज दैट कि आप बोलोगे अच्छा हम लोग पहले से थे क्रूल थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लोग कभी मारते नहीं थे। जब एनिमल्स मर जाते थे ना तो उनकी स्किन का हम लोग यूज़ करते थे। अभी तो स्लॉटरिंग हो गई, हम तो बाकायदा उनको एनिमल्स को जो है वो कैद करके रखते हैं, फिर हमारी ज़रूरत पर उनको मार देते हैं, तो दैट इज़ अ स्लॉटरिंग, ठीक है, जो इलीगल है। बट अगर एनिमल्स जब खुद मर जाते थे तो उसके बाद उनकी डेड स्किन्स जो थी वो निकाली जाती थी, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। व्हेन द एनिमल डाइड, उसकी स्किन जो है वो प्रोसेस्ड की जाती थी इन अ वेरी ट्रेडिशनल मैनर, ठीक है, और उसमें से उनको वो लेदर में कन्वर्ट करते थे। अब जैसे जैसे सबसे पहले जो लेदर था वो यूज हुआ था फॉर मेकिंग द मसाक एंड द कोस, ठीक है। अब मसाक ये है, ये जो पानी की बोतल है ना, ठीक है, ये वाली, इसको मसाक, आपने बहुत सारे पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे, वो अलादीन वाली और जिन वाली पिक्चर देखो, उसमें आपको काफ़ी ऐसे दिखेंगे, तो उसमें ये यूज़ करते, इसको मसाक कहते थे। और कोस मतलब कि मेजरमेंट, ठीक है, देखो 1 कोस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, जैसे बोलते हैं ना 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है, वैसे 1 कोस इक्वल टू 3 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर एक कोस की तरह माना जाए, तो वो जो मेजरमेंट का जो था ना वो भी लेदर का यूज़ होता था।
उसके बाद उन्होंने लाइक हमें बताया ड्रम, ढोलक, टेबल, इन सब के अंदर भी लेदर का काफ़ी यूज़ होता था पहले के टाइम पे। एंड फुटवेयर अभी यूज़ होता है, ठीक है। लेदर बेल्ट आपको पता ही है, यही सब यूज़ होता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई योद्धाओं की पिक्चर देखो तो उसके अंदर जो शील्ड्स होते थे, यहाँ जो उनमें जो पूरा यूँ बेल्ट लगाई जाती थी वो लेदर की रहती थी। साज, पालन, लगाम, ठीक है। पालन मतलब कि जो बच्चा जिसमें सोता है वो, ठीक है। लगाम जो आपने देखा होगा, घोड़ा नहीं, घोड़े के नाक से यूँ लगाम होते थे, खींच के रहते हैं। ये सब जो हैं वो लेदर से बने होते थे। इसके लिए कहा जाता है कि लेदर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था हमारे इंडियन आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट ऑन भवाई। देखो भवाई जो है वो बेसिकली एक फोक ड्रामा है, मतलब कि पुराने ज़माने में ये ड्रामा की तरह यूज़ होता था, ड्रामा था बेसिकली। हम बात करते हैं तो गुजरात के अंदर। दिस आर्ट वॉज 700 ईयर्स अगो, ठीक है। 700 साल पहले स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? असेट ठाकर जी ने। अगेन अगर वर्मा में क्वेश्चन आता है ओके हु स्टार्टेड द भवाई, तो असेट ठाकर। ओके और ये जो है वो कौन से एरा में था? सोलंकी एरा में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था ना कि ज़्यादातर इसमें कर्टन्स वगैरह, ड्रामा में क्या होता है ना, कर्टन्स आते हैं, कर्टन्स बंद होते हैं, खुल जाते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई कर्टन वर्टन नहीं था। लाइट्स होती थी बट फॉर द ह्यूमर पर्पस। ह्यूमर मतलब कि जैसे कि कोई हम लोग डेंजर चीज़ दिखा रहे हैं तो रेड लाइट आ गई स्पॉटलाइट के फॉर्म में, ठीक है। कुछ हंसी खुशी वाली बातें हैं तो यूँ टिमटिमाटी हुई लाइट, और लाइटें जो हैं वो ड्रामा के ह्यूमर के हिसाब से, जैसे आपने कैसे देखा हो जब हम डीजे में डांस करते हैं या कुछ भी होता है तो जब डीजे चलता है तो म्यूज़िक के हिसाब से लाइटनिंग का फ्लक्चुएशन होता है, उस तरीके से होता था, ठीक है। एंड हमेशा प्ले जो है वो शुरू होता था ऑन अ ट्रम्पेट, ठीक है। वो पूरा यूँ नहीं क्या बोलते हैं अपन, बांसुरी नहीं, क्या होता था, शहनाई जैसा कुछ ना बजाते और फिर यहाँ से प्ले शुरू होता था। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते थे वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में, डिस्गाइज का मतलब कि आप उनको पहचान नहीं पाओ, ठीक है। मतलब वो अवतार दूसरे कैरेक्टर के फॉर्म में वो गेटअप करके आते थे, जैसे कि रामदेव, झांडा, जुलान, कजोड़ा, ये कुछ उनके कैरेक्टर्स के नाम थे, ठीक है। भवाई जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल था इन द टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द पीपल, ठीक है। ये नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक होते थे। नुक्कड़ मतलब गली गली नाटक ऐसे होते थे, कोई भी स्पेसिफिकली आपको कोई टाउन हॉल का थिएटर या ऐसे कुछ आपको बुक नहीं करना, टिकट नहीं बुक करनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं, गली नुक्कड़ में होता था। लोग जो है वो एंटरटेन भी होते थे और उनको एजुकेट भी किया जाता था रिगार्डिंग द सोशल एविल्स। अब एजुकेशन मतलब ये नहीं कि ABCD सिखाना, ठीक है, कि भाई सती प्रथा गलत है, दूध पीती गलत है, ठीक है, लड़कियों का चाइल्ड मैरिज होना गलत है, तो ऐसे कुछ जो सोशल लेवल्स थी ना उसके ऊपर बात करते थे। इसमें कैरेक्टर्स होते थे रंगला रंगली, ठीक है। और यही ये रंगला रंगली जो है वो ज़्यादातर गर्ल्स के बेसिस पर प्रोग्राम्स को प्रमोट करते थे, एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड, मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके लिए जो परफॉर्मर्स थे भवाई के वो हमेशा एक ट्रम से शुरुआत करते थे और लास्ट में, ठीक है, माता जी का भजन गा के उसको वो ख़त्म करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन मार्केट सिस्टम एंड द सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। मार्केट सिस्टम का कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो मार्केट इज़ द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेट ऑनर्स, तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, लाइट हो गया, नदियाँ हो गई, ठीक है, ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कुछ जो है वो कौन ओन करेगा? प्राइवेट ऑनर्स। जबकि सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर ये सब कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑनर्स, आई मीन गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शंस याद, की पॉइंट्स याद करो, आंसर तो आप खुद ही फ्रेम कर लोगे। यहाँ पे जो ऑनर्स है ना वो डिसाइड करेंगे प्राइस, ठीक है, कि भाई मुझे कितना प्राइस रखना है, जबकि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइजेस, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे इकोनॉमिकली लाइक कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। जो जितना चाहे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना है। जबकि सोशलिस्ट के अंदर कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ही अलॉट करेगी कोई भी चीज़ अलॉट करनी, आप खुद से उसको नहीं यूज़ कर सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोग होंगे उनको तो सपने में ही खाली प्रॉफिट आना चाहिए, अरे ये करना है प्रॉफिट कमाना, ये करना है प्रॉफिट कमाना है, तो उनके लिए मेन प्रॉफिट है। गवर्नमेंट जहाँ पे भी काम करती है उनके लिए मेन क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। भाई समाज का भला हो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज़ रिसोर्सेज और उसके यूजेस बताने हैं। देखो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज इसका मतलब कि वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन बीइंग के नीड्स को फुलफिल करती है, ठीक है। सो द थिंग्स ऑन विच मैन इज़ डिपेंडेंट, ठीक है, एक इंसान डिपेंड होता है टू फुलफिल हिज नीड्स, फिजिकली हो, इंटेलेक्चुअल हो, कैसा भी हो, तो उसके लिए हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। किस टाइप के रिसोर्सेज हैं? तो एक तो फूड के तौर पर हैं, ठीक है। देखो रोटी कपड़ा मकान नॉर्मल सी बात है, तो पहले तो खाना चाहिए,
ठीक है। तो देखो जैसे हमें नेचर जो है वो हमें खाना खिलाता है फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, ओके, क्रॉप्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, मीट आ गया, ठीक है, ये सब आ गया, फिश, एक्वेटिक एनिमल्स, हनी जो हम हनी भी से प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे सारे जो हम क्या बोलेंगे फूड रिसोर्सेज। तो या तो खुद भी लिख सकते हो, आपको खाली इसके टॉपिक ध्यान होने चाहिए, फिर तो आप स्टेटमेंट खुद फ्रेम कर सकते हो। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में। रॉ मटेरियल इसका मतलब कि देखो आज अगर हम लोगों को इंडस्ट्रीज चलानी है तो हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कॉटन की शर्ट बनानी तो वी नीड कॉटन फॉर दैट, और कॉटन कब आएगा, जब अपने को कॉटन का क्रॉप उगाना होगा तब, ठीक है। तो जैसे कि वूल आ गया, ठीक है, वूल, मीट, मिनरल, एनिमल, जो मीट हम एनिमल से मिलता है, ठीक है, मिनरल ओट्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं फॉर द इंडस्ट्रीज। इसके लिए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वरना तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जैसे हम नेचर ने हम लोगों को कोल, पेट्रोल और सीएनजी दिया ना, तो किसने दिया हुआ है, हमने तो कोई इंडस्ट्री बनाया नहीं है, ठीक है, जिसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए करते हैं। उसके अलावा सन, विंड, सी वेव्स, ये सारे के सारे जो हैं ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, हाइड्रो एनर्जी आ गया, टाइडल एनर्जी आ गया, सोलर एनर्जी आ गया। तो ये सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। तो 3 टाइप के रिसोर्सेज अपन यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन एशियन इंडिया, ठीक है। एशियन इंडिया में टाउन प्लानिंग हमें बताना है। देखो अब पुराने समय में ना बेटा जो टाउन था वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था, ठीक है। क्या बोला मैंने, टाउन जो था वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था। नाउ अब एक था फोर्ट ऑफ रूलर्स, दूसरा था हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन, और लास्ट था रेसिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल जो लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, ठीक है। तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। फोटो लाया मैं, हाँ देखो ये है आपके पास पिक्चर। तो ये जो सबसे बड़ा है दैट इज़ अ सिटाडेल, ठीक है, जहाँ पे राजा लोग रहते थे। इसका जो निचले वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है, उस पे जो होते थे वो साइड उसके मंत्री, सेनापति, ये सब कुछ होते थे। और बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल नीचे, तो लोअर ग्राउंड का जो होता था वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। तो ऐसे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपना जो टाउन है वो बनाया हुआ था। अब 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रक्षाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, उन्होंने, ठीक है, ये रिमेन्स निकाले। रिमेन्स मतलब कि टूटी फूटी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, उनसे उनको पता चला कि किस तरीके से उस टाइम पे जो है वो टाउन प्रिपेयर्ड किए जाते थे। तो बेसिकली लाइक इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ द सर जॉन मार्शल एंड द कर्नल मैकी, ठीक है। और ये कब उनका पता चला था, 1922 में। कहाँ पता चला था, पाकिस्तान में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पे हम बोले अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वैसे पाकिस्तान में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे मोहनजोदारो का मतलब होता है द हीप ऑफ डेड, ठीक है। ये जो हीप ऑफ डेड ये कोई भी, ये मोहनजोदारो कोई भी प्लेस नहीं था, ये तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका नाम रख दिया, क्योंकि जब उन्होंने पूरा यूँ खुदाई वुदाई शुरू की ना, तो उनको वहाँ पे ना इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिली, इतनी सारी। अब डेड बॉडीज़ का मतलब कि मांस वास तो होता नहीं, हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, इतनी पुरानी वाली बात है। तो उनको पूरा का पूरा हड्डियों के ऐसे हर जगह पे उनको इंसानों की उनसे भी हड्डियाँ मिल रही थी। तो इसके लिए हड्डियों के पूरे बोलते हैं ना हीप, पूरा यूँ जैसे हम लोग कैसे ऐसे कट्ठा, ठीक है, गट्ठा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको ही उन्होंने नाम क्या दिया, मोहनजोदारो। अब इसके लिए मोहनजोदारो नाम पड़ गया, ठीक है। तो जो मोहनजोदारो के जो हाउसेस थे वो थोड़े से प्लिंच होते थे, मतलब थोड़े से ऊपर की तरह बने होते थे ताकि कोई फ्लड वगैरह नहीं आए। तो आप सोचो कि उस टाइम पे इतना नॉलेज था कि हम थोड़ी ऊंचाई करके बनाए अपने घरों को, ताकि पानी जो है वो हमारे घरों में ना आ जाए। और अभी का टाइम ऐसा है हम लोग बेसमेंट बना के बैठे हुए हैं, उस टाइम ऐसा था बेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, जो भी रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है। जो अमीर लोग थे उनके जो घर होते थे वो डबल स्टोरेज, 2 मंजिला, जिसके अंदर 5 से 7 रूम होते थे, ठीक है। जो पुअर पीपल होते थे वो सिंगल स्टोरेज, जिसमें 2 से 3 रूम होते थे, डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है। जो रोड्स होते थे बेटा वो 9.5 मीटर जितने वाइड होते थे, और हर एक रोड जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट करता था। जैसे अभी हम लोग नहीं बोलते हैं क्रॉस रोड ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री में मीट करता था। और इन रोड्स के किनारे पे, ठीक है, उनको कुछ गड्ढे मिले थे। गड्ढे मतलब ये खड्डे जैसा मिला था। तो उनका ये मानना है कि शायद उस टाइम पे, जैसे अभी हम स्ट्रीट लाइट्स पूरे सड़क पर लगी होती है, उस टाइम पे लैंप पोस्ट जो है वो लगे होंगे, जिसकी वजह से रोड के दोनों तरफ नीचे की तरफ छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं पोल्स को वहाँ पे चिपकाने के लिए, ठीक है। देयर वर 2 मेन रोड्स, ठीक है, 2 रोड्स थे, एक तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का और दूसरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था।
ओके, जिसके अंदर पूरा का पूरा ऐसा था कि क्लियरली प्रूव करता है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा हाइजीन थे और हेल्दी थे। ठीक है, मतलब कि लिटरली पूरा पैक्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा गटर वटर की तरह नहीं। ठीक है, कुछ गांव अभी भी आप देखो या कई जगह भी आप जाओ, बिल्कुल आपके अलग से घर के बगल में यूँ गटर बह रहा है तो मच्छर वच्छर आएंगे। तो उस टाइम पे भी इनका इतना था कि सब कुछ पैक्ड था। ठीक है, फ्रेश वाटर कहाँ से आना है, डर्टी वाटर कहाँ से बाहर निकलना है, ईच एंड एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, पब्लिक बाथ बनाए गए थे, जैसे कुंभ मेला नहीं देखा है आपने। ठीक है, सब लोग ऐसे डुबकी लगाते हैं गंगा नदी में, तो ऐसे पब्लिक बाथ बनाए गए थे जब फेस्टिवल्स और रिलीजियस के दौरान उसको यूज़ किया जाता था। 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो मोहनजोदारो में मिली थी। ठीक है, टूटी फटी हुई। तो ऐसे कह रहे हैं कि उनका मानना ये कि शायद जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना वो शायद टाउन हॉल होगा जहाँ पे सब असेंबल होते होंगे, या तो थिएटर होगा उस टाइम का, या तो ग्रेनरी होगा, मतलब कि क्रॉप्स वगैरह को स्टोर करने की जगह होगी। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वर ऑल्सो फाउंड आउट। ठीक है, बैरक इसका मतलब कि वो जगह जहाँ पर सेना लाइक सोल्जर्स रहते हैं ना, उसको बैरक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह उन जगह पे रहते होंगे। सो ये जो कल्चर डेवलप था उस टाइम के लिए, इसके लिए इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हमें हड़प्पा से मिला था, दैट्स वाई इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोलावीरा। ओके, सो डोलावीरा अगर हम देखें तो 1990 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान देना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर आपसे कहते हैं गिव द फुल फॉर्म ऑफ ASI, फुल फॉर्म ऑफ ASI, तो वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने ये सर्वे किया था कि उनको बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर्स मिल रहे हैं, और ये जो था ना वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। ठीक है, और ये पाया गया था डोलावीरा के गांव में। ठीक है, खादिर बेट उससे 2 किलोमीटर कुछ था, एंड अराउंड वी कुड से कि भुज से 140 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, इन द डेजर्ट ऑफ द बचाऊ तालुका। ये पूरा याद करना कौन से किलोमीटर से कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है, और ये जो पूरा एक्सकावेशन का जो काम चल रहा था, जो भी खुदाई वुदाई काम चल रहा था, वो किसके अंडर में चल रहा था, रविंद्र सिंह बिस्ट के फॉर्म अंडर, और वहाँ पे जॉन थे, जॉन और कर्नल में मर्के। ठीक है, डोलावीरा के फीचर्स क्या है, तो ये कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस जो थे वो टोटल 5 या 7 कुछ मिले हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे सबसे वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट जो था वो डोलावीरा था, एंड बहुत लार्ज सिटी थी उसके अंदर। ये सारा स्टोन से बना हुआ था, एंड इंक्लूडिंग हड़प्पा इटसेल्फ, मोहनजोदारो वाज एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बस वही था यहाँ पर। अब यहाँ पे सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट था, वो ये था कि यहाँ पर ना स्टोन से सब कुछ बना हुआ था, और मोहनजोदारो में हर एक चीज़ किससे बनी हुई थी, ईंटों से। ठीक है, पत्थरों से, वो ईंटों से। ये डिफरेंस था इस डोलावीरा में और मोहनजोदारो के बिल्डिंग्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोडवेज एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ टाउन ऑफ मोहनजोदारो। ये हमने आगे कवर अप कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, वो पूरा जो आगे था ना टाउन प्लानिंग में, उसमें मैंने आपको ये इंक्लूड करवा दिया। ये यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से पूरा ड्रेनेज होता था। अब आप खुद सोचो। ठीक है, बिल्कुल ये ड्रेनेज, और ये कुआं था प्योर वाटर के लिए। तो सब कुछ जो था बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। ओके, पब्लिक बाथ्स भी थे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कि पब्लिक बाथ में कहते हैं कि वहाँ पे हॉट वाटर फैसिलिटी भी थी। बोलो, ठीक है, पानी अंदर आ रहा है, अंदर, जैसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं ना, अभी के टाइम पे स्विमिंग पूल, उस टाइम पे पब्लिक बाथ्स होते थे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एरिया होता था जहाँ पर लोग जो थे वो फेस्टिवल्स वगैरह में नहाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए वो बताने हैं। तो देखो बेसिकली हम बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बताया अबाउट द गरीबी हटाओ। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई गरीबी हटाओ, और उनका ये एक्सपेक्टेशन था दैट द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विल एनहांस इनकम एंड देयर बाय रिड्यूस्ड पॉवर्टी। ठीक है, तो उनका ये था कि हम कैसे भी करके इनकम की सोर्सेस इंक्रीज कर लें तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास नौकरी वगैरह मिलेगा तो लोग काम करेंगे तो पॉवर्टी रहेगी नहीं। तो उनका ये पॉइंट था। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा स्ट्रेटेजी था उनका ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देखो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ पॉइंट्स को, प्लीज़ उसी पे ध्यान देना। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो अभी क्या ना, हमारे इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है कि वो कंट्री जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर कब होगा अच्छा, तो अगर एक किसान अच्छी ज़िंदगी जिए
तो इसका मतलब ये है कि उसकी फसल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को क्या किया था, बूस्ट किया गया था और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया गया था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंटेल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, जो रिच फार्मर्स थे ना, उन्होंने कुछ पैसा लगाया था, ओके, अच्छा खासा उन्होंने क्या बोलते क्रॉप्स को उगाया था और फिर उनको काफ़ी बेनिफिट मिला था। पुअर कुड नॉट बाय इनपुट, ठीक है, पुअर फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर पा रहे थे, इसकी वजह से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो बेसिकली सबसे ज़्यादा अमीर फार्मर्स लोगों ने ही किया था, ठीक है। चलिए मैं ये वाला पॉइंट हटा देती हूँ, कोई सेंस नहीं बनता, खामा का स्टेटमेंट ज़्यादा हो जाएंगे आपके, वैसे भी बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। थर्ड जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज स्लो एंड स्लगिश, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने ये किया दैट द लैंड रिफॉर्म्स इंटेंडेड, ठीक है, लैंड को रिफॉर्म कर लो। रिफॉर्म मतलब कि देखो कौन सी लैंड कहाँ पे, ये लैंड अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ आती है, गो फॉर द एग्रीकल्चर, अगर ये लैंड इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के लिए लेके जाओ। तो ऐसे करके क्या कर लो ना कि सेगमेंट बना दो लैंड के और उस हिसाब से काम करो, ताकि टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, मनी ना वेस्ट हो, इस तरीके से था। फिर था कि भैया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक तरीका है अमीर बनने का, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज़ अमीर हैं वो इसके लिए है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि लग्जूरियस गुड्स वगैरह बनती हैं तो जो रिच पीपल ख़रीदते हैं, तो इसके लिए उनका ये था कि एक इंडस्ट्रीज़ बनाओ। तो अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर किया, हमारे पास है गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया था पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। एक तो गरीबी हटाओ का आंदोलन किया था, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है। दूसरा ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर द फार्मर्स। तीसरा ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करना है, लैंड को रिफॉर्म करना है, मतलब कि अगर कोई बंजर लैंड है तो उसको हमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल के उसको उस बेजान ज़मीन को जान देनी है। फिर था इंडस्ट्रीज़ ग्रो करना है, ठीक है, 4 पॉइंट्स आ गए। ओके, उसके बाद था गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, टू प्रोवाइड द असेंशियल कमोडिटीज़। अब जहाँ पर भी लोगों को सब्सिडी प्राइस में, मतलब कि कम प्राइस में, ठीक है, उनको हम लोग चीज़ें पहुंचा पाएँ। जैसे कि आपको पता होगा राशन की दुकान होती है, तो जो गरीब लोग हैं उनको 5, 10, 15 रुपये किलो में, ठीक है, चावल मिल जाएंगे, दाल मिल जाएगी। नॉर्मली प्राइस जो होता है वो 45-100 किलो के आसपास कुछ होता है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, जो भी है, मतलब हाई प्राइस होता है, उनको 5-7 किलो में 5-7 रुपये में किलो में मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, उनके भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है डेयरी, फॉरेस्ट्री, पिसीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट सोर्स होता है रूरल एरियाज़ के अंदर इनकम जनरेट करने के लिए। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, उनको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंकरेज कर रही है कि थोड़ी, भाई जैसे कैसे समझो कि 4 औरतें बैठ के पापड़ बना रही है, तो उनको कहा जाएगा ठीक है हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम 10 और औरतें लेके आओ और पापड़ बनाओ, ठीक है, इनकम जनरेट करो। तो इस तरीके से छोटी छोटी कॉटेजेस इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है, लोन देती है बहुत कम इंटरेस्ट पर, ताकि वो काम कर पाएँ। ओके, फिर हम बात करते हैं स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इसके लिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स दिए गए हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट लोन देती है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अच्छे सीड्स कैसे पहचानने हैं, फर्टिलाइजर्स कैसे कितना यूज़ करना है, उसके लिए पूरा का पूरा ट्रेनिंग रखती है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि जो भी काम हो तो वो काम, देखो मेहनत तो करना है, हार्ड वर्क इज़ देयर, सब लोग मेहनत कर, बट अब गवर्नमेंट ने कहा कि हार्ड वर्क से साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। अब सीड्स तो ग्रो करते हो, बट अभी आपको ये चेक करना है कि जो सीड आप ग्रो कर रहे हो क्या वो सही में हेल्दी है, कितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में। तो ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है फार्मर्स को, बिकॉज फार्मर्स इतने एजुकेटेड होते नहीं ना, तो उनको उनकी ही लाइन का स्टडी करवाया जाता है। फिर ऐसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स, मैंने कहा ना कि भाई पापड़ ऐसे करना, या बहुत सारी जो हैं जैसे डोसा बनाना, ये वो बहुत सारी ऐसे औरतें होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग अ नंबर ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको भी कुछ अच्छा काम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये ऐसे टोटल 10 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया। 4 मार्क में आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्लीज़ इतना ध्यान करना है, तो सिर्फ की पॉइंट्स नोट कर लो, आपका काम हो जाएगा, बाकी तो आप आगे पीछे स्टेटमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी आने के रीजंस क्या क्या हैं। देखो, अभी कहा जाता है कि सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो इंडिया में रेनफॉल जो है वो इरेगुलर है,
आई तो बहुत तेज़ बारिश आएगी तो पूरा खेत बर्बाद करके जाएगी, नहीं आई तो सूख जाएगा खेत, तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश के कोई ठिकाने नहीं है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो उतना अच्छा हमारा हो नहीं पाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगे, फिर जब तक कुछ भी खेती बाड़ी नहीं हुई तो आराम फरमाएंगे, कोई और काम होता नहीं है, तो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कि जहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, दे डोंट हैव द स्किल्स। जैसे मैंने कहा कि उनको ये पता है कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सीड्स डालने हैं, कितनी डेप्थ में डालने हैं, कैसे सीड्स को चूज़ करना है, क्वालिटी कैसे डिसाइड करनी है, वो सब उनको नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोग जो है वो क्या होता है लाइक पुअर हो जा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो फालतू के ऐसे कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं, ब्लाइंड फेथ्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला कि अगर गांव में कोई एक बंदा मर जाता है, ठीक है, तो 10 के 10 12 के 12 दिन लोग छुट्टी मार के बैठ जाते हैं, मतलब वो 10-12 दिन तो एम्प्लॉयमेंट गया ना, किसी काम का नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि भैया बेटी की शादी करवानी है तो ज़मीन गिरवी रख दो सेठ के पास, तो सेठ जो होगा वो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रैप में फंसाता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है फंस जाते हैं। ओके, सो द इलिटरेट विलेजेस आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर उनको करते हैं, तो आते तो वो वाला प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वो उभर ही नहीं पाते, उनका कभी कर्जा ही नहीं खत्म होता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा आए दिन जो ये फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। फिर ब्रिटिश रूलर्स तो हमारे यहाँ पे तबाही करके गए ही थे। ठीक है, कोई वो नहीं है। ब्रिटिश रूलर्स ने किसको एनकरेज किया था? कैश क्रॉप्स को किया था। कैश का मतलब कि टी कॉफ़ी वगैरह, तो जिसकी वजह से पूरा दिन तो टी कॉफ़ी पी के आप जिंदा रह सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर जो भी खेती बाड़ी होती थी वो नहीं होता था, इन्होंने टी और कॉफ़ी को ज़्यादा तवज्जो दिया, तो इसकी वजह से हमारी लैंड जो थी वो क्या हो गई, पूरी की पूरी बंजर हो गई एक ही चीज़ को ग्रो करते करते। आपने हिस्ट्री वगैरह में किया होगा बचपन के अंदर कि इंडिगो ऐसे सब कुछ ना ग्रो काफ़ी किया जाता था। फिर उसके अलावा ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू रखते थे। ठीक है, और हमारे टाइम पे नेचुरल कैलेमिटीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, मनी लैंडर्स जो हैं वो फंड्स रेज करने के लिए लैंड से पैसे, मतलब लैंड रेवेन्यू करते थे, फार्मर्स से भी पूरा पैसा लिया जाता था, तो हर जगह पे खाली एक्सप्लॉयटेशन ही चल रहा था। उसके अलावा अगर हम देखें ना तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो था वो निगलेक्ट किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने तो खाली अपने जो भी उनको ब्रिटिश या यूरोप में चीज़ें पहुँचानी थी तो यहाँ पे वो ज़बरदस्ती उगवाते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो बर्बाद हो गया और हमारे फार्मर्स जो है वो गरीब होते गए। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था 1991 में। ठीक है, जिसका इफेक्ट एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रूरल के जो लोग थे ना, गांव के जो लोग थे वो शहर आने लगे कि भाई हमें कुछ काम मिल जाए, काम की तलाश में शहर आ रहे थे। अगेन अब गांव के लोग शहर आ रहे हैं तो गांव में जो खेती बाड़ी वो करने के लिए कोई है नहीं, शहर में नौकरी करने के लिए उनमें वो उतनी ट्रेनिंग और स्किल्स नहीं है। अब समझ रहे हो, तो वो बंदा कहीं का नहीं है, ना घर का ना घाट का। ठीक है, ना वो एग्रीकल्चर कर पा रहा है बिकॉज नेचुरल कैलेमिटी, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ढंग से कोई नॉलेज नहीं है, कुछ खेती बाड़ी हो नहीं रही है, खाने की तलाश में सिटी में आ रहे हैं तो जो सिटी में इंडस्ट्रीज है उसमें जो लायकात चाहिए जॉब करने के लिए वो उनमें है नहीं, तो हर जगह से तबाही। ओके, माल न्यूट्रिशन मतलब बच्चे जो है वो भूखमरी के कारण शिकार होना। ठीक है, स्टारवेशन ये कॉमन दिखाई देता है पुअर के अंदर। बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक संघर्ष वाली बात हो जाती है। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता जा रहा था तो सीधी सी बात है लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी चलाने का ट्रेनिंग कोई देने वाला था नहीं, है ना, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत सारे वर्कर्स क्या हो गए बेटा, बहुत सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए, उनको पता नहीं चला कि मशीन कैसे चलानी है, ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है। ठीक है, मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगा, कि डेथ रेट कम हो गए। अब डेथ रेट तो कम हो गए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट पॉपुलेशन को खिलाने के लिए तो हमारे पास एग्रीकल्चर है ही नहीं, लैंड है नहीं उनको रखने के लिए, तो जाएं कहाँ पे? ठीक है, तो डेथ रेट तो कम हो रहा है बट बर्थ रेट ज़्यादा है और इसके लिए पॉपुलेशन का कंट्रोल हो नहीं पा रहा था। सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, लेबर इंक्रीज होगा। लेबर मतलब कि मजदूरी। अब लोग ऐसे थे कि हताश होकर जहाँ लोग उनको बेचते थे ना, ठीक है, वो लोग जाते थे मजदूरी, भाई हमको बस मजदूरी तो हमें काम करना है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि पॉवर्टी के चलते लोग जो है वो
अरब कंट्रीज में, ऐसी कंट्री में चले जाते थे फॉर द वर्क पर्पस, ठीक है। परचेसिंग पावर लोगों का कम हो गया, अब पैसे ही नहीं रहेंगे जेब में तो कोई खरीदी क्या कर पाएगा, ठीक है। आपके पास 100 रुपये होंगे तो आप 50 की चीज़ खरीदेंगे सोचोगे, ठीक है। आपके पास 2 रुपये होंगे तो आप क्या ही खरीदोगे, तो पॉसिबल ही नहीं ना, ठीक है। तो परचेसिंग पावर रेट कम हो गया क्योंकि पैसे नहीं थे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सही से नहीं था, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, डिट्रॉइट, मतलब कम होता चला गया। और ये इंडिकेट करता है कि पॉवर्टी इंडिया में बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो दीज आर सम फैक्टर्स, ओके। मेन हाईलाइट पॉइंट्स को रीड करना। इसको थोड़ा छोटा बना दो आंसर को, ये ब्रिटिश वाला हटा दो, मुझे लगा, बट ठीक है ब्रिटिश वाला हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, इसमें आप पॉइंट्स कवर कर सकते हैं कि रेनफॉल रेगुलर नहीं है, ठीक है। लोग जो है वो इलिटरेट है, 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। इलिटरेट है, इसके लिए वो डेथ ट्रैप में फंसते जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। देयर वाज नो प्लानिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो उतनी चल नहीं पा रही हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का नॉलेज किसी के पास नहीं है, इसके लिए जॉबलेस हो जा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, तो इसकी वजह से ये पॉवर्टी का सिस्टम आ गया, ठीक है। उसके अलावा लेबर जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सीधी सी बात है, लोग जो है वो कम पैसों में बहुत ज़्यादा काम, भाई हमको पैसा दो, तो 500 रुपये वाला काम वो 100 रुपये में कर लेते थे, ठीक है। एंड परचेजिंग पावर लोगों के अंदर कम हो गया, आ गया, ठीक है। 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए। 10 में से कोई भी आप इजीली 4 तो लर्न कर ही पाएंगे, सॉरी 6 तो करके जाना भाई, उससे कम तो मत करना। 3 और 5 मार्क, 3 और 4 मार्क वाले में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। सो क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब देखो, वर्ल्ड लेबर मार्केट का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जा सकते हो काम करने के लिए, दैट इज़ अ वर्ल्ड लेबर मार्केट, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में तो अपने इंडिया में जाना, एक खुद की कंट्री में ही जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अपने गांव छोड़ के शहर आना। बट फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोगों के पास काम की मजबूरी आई, काम करना है, तो लोग जहाँ वैसे मैंने कहा कि लोग जो है वो अरब कंट्रीज चले जाते थे काम करने के लिए, तो ये बहुत होता था। तो अभी फिनोमेना स्टार्ट हुआ ऑफ द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर। इंटरनेशनल मतलब कि दुनिया भर में कहीं पर भी मोबिलिटी, मतलब कि मूव करना किसका, लेबर मतलब मजदूर लोगों का, ठीक है। तो जिसकी वजह से जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब कि जैसे ही पूरी दुनिया एक बन गई, ठीक है, हम सब एक हैं ऐसे करके, ये जब कॉन्सेप्ट दुनिया में आया तो लोगों ने बोला कि जब हम एक हैं तो फिर चलो, हमको काम के लिए इंडिया में काम नहीं मिल रहा तो हम यूएसए में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। यूएसए में नहीं, यूएस वाले कोई गए नहीं, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। यहाँ लोग कनाडा चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो लोग जो है वो दूसरी कंट्री में जाने लगे काम की तलाश में, क्योंकि अपनी कंट्री में इतना काम नहीं मिल रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ लेबर, ठीक है। इजीली वो पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी जा सकते हैं काम करने के लिए। अब इससे क्या होने लगा ना कि अब काम तो ठीक है, अब लोग ना स्टडी करने के लिए बाहर जाने लगे। तो जो अच्छे खासे बच्चे थे हमारे इंडिया में, ठीक है, अच्छी खासी फैमिलीज़ में से भी वो इंग्लैंड अमेरिका जा रहे थे फॉर द हायर एजुकेशन, ओके। वहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी काफ़ी बेटर है, सैलरीज भी काफ़ी हाई है, ठीक है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो उसी काम के लिए वहाँ पे आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा खासा हाइक हो जाता है। कंफर्टेबल लाइफ है, सोशल स्टेटस भी है, ठीक है। और एनआरआई बाहर से आए तो आधी इज्जत तो आपको वहीं मिल जाती है जब आप रिटर्न इंडिया में आते हो तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बातें होती है, बट इसमें एक लॉस ये है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, ठीक है, वो क्या लाइक इट्स अ ब्रेन ड्रेन, मतलब कि हमारे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट लोग जब वहाँ पर जाकर काम करेंगे तो उन कंट्री का फ़ायदा होगा, इंडिया का तो फ़ायदा होगा नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन, मतलब कोई खींचा जा रहा है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए कहा जाता है कि वर्ल्ड लेबर मार्केट जो है इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ द ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाते हैं, ओके, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। और इसके लिए अभी देखा जाए तो वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल मार्केट, ठीक है। आपको कहीं की भी चीज़ कहीं पे भी अभी मिलना पॉसिबल है, आराम से आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो दिस हंट्स फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन द वन हैंड एंड द जॉब्स एंड ऑन द अदर हैंड इज़ प्रोनाउंस्ड
इन हायर टेक्निकल एरियाज ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि एक तरफ एम्प्लॉयज़ को जॉब भी मिल रही है और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे ट्रेंड हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, तो उनको तो बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं काम करने के लिए। ओके, तो इंडिया इज़ अमॉन्ग द लूज़र कंट्रीज इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड लेबर मार्केट में इंडिया जो लूज़र की तरह है। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग इंडिया में नहीं आते काम करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड डिफाइन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमें थोड़ा बताना है। देखो, वो इंसान जो 15 से 60 साल की उम्र में है, जो काम करना चाहता है, ठीक है, बट उसको कोई भी काम मिल नहीं रहा है, एनर्जी भी है, क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है, ठीक है, बट द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग वर्क, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड, और ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस किस टाइप के हैं, तो एक रहेगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कुछ ही सीज़न के लिए बंदे के पास काम है, फिर वो काम जो है वो फिर चुप करके बैठा हुआ, उसको पूरे साल में कोई और काम होता नहीं है। जैसे फार्मर्स है, ठीक है, तो फार्मर्स के पास ये जो मानसून का टाइम होता है ना, ठीक है, 5-6 महीने, ये थोड़ा काम रहेगा। मतलब मानसून आता है 3 महीने के लिए, पर उसके पहले की तैयारी करना, फिर थोड़ा हार्वेस्ट करना, तो ये सब होता है। ठीक है, तो 3 से 5 महीने तक का ही काम होता है, उसके बाद फिर वो नवरे बैठे होते हैं, तो ये होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से, ठीक है, बंदा जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। देखो, व्हेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड जो है वो बदलती जा रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी बदलेगा, टेस्ट लोगों की बदल रही है, नया टेक्नोलॉजी नई आ रही है, नए नए गुड्स आ रहे हैं, तो उस टाइम के लिए जिस बंदे को उसका नॉलेज नहीं है वो निकाला जाएगा अपनी जॉब में से। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल, मतलब कि ज़बरदस्ती वाला अनएम्प्लॉयमेंट, उसको काम नहीं आना तो निकाल दिया, जबकि पहले वो काम कर रहा था। ठीक है, अब जैसे कि बात समझो, एक पेंटर है, ठीक है, पेंटर पेंट कर रहा है दीवारों को, तो अच्छा लग रहा है, हाँ भाई काम आ गया। अब जो है वो वॉल पेपर आ गया है, तो लोग जो है वो वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो उसका तो काम छिन गया ना, तो ठीक है, ज़बरदस्ती काम छिन गया उस बेचारे का। ट्रेनिंग तो उसको आज भी है, पर उसको ट्रेनिंग है आज पेंटिंग की। ठीक है, तो ऐसे करके फ्रिक्शनल हम कहते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादातर कौन से लोगों के लिए होगा? जो बैकवर्ड पीपल होंगे ना, ठीक है, BC, ST, SC, ऐसे कुछ होते हैं, OBCs, ठीक है, या तो ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स पर्सन जो होंगे, या जो अपने आप को है ना, क्या बोलते हैं, कस्टम्स के घूंघट में छुपा के रखते हैं कि नहीं नहीं, हमारे में लड़कियां ये काम नहीं करती है, हमारे में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये है दैट द वर्क फोर्स इज अनेबल टू फुलफिल द स्किल सेट। ठीक है, तो ज़बरदस्ती भाई आप ये काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, हमारे में ये काम करना अलाउ नहीं है हमारे ख़ानदान में, तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, जब तक आपको वो काम नहीं मिलता जो आपकी फैमिली में एक्सेप्टेबल होगा। फिर आता है डिसगाइज्ड। अब डिसगाइज का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, इतना तो काम भी नहीं होता है, ठीक है, समटाइम्स मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब जैसे कि मतलब कुछ को अगर आप निकाल भी दो ना तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादा आपको किस में देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। कैसे? देखो, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ठीक है, समझो कि एक फैमिली है, उसमें 5 लोग हैं, द मेन फार्मर, उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे, 3 लड़के हैं। ठीक है, अब यह है कि पाँचों के पाँचों जने एक ही खेत में काम कर रहे हैं ना। व्हाट डू यू से, इज़ इट रिलायबल कि आप एक ही जगह पे काम करो? नहीं ना। ठीक है, चलो भाई वाइफ है तो थोड़ा कर लेने का, मेन जो हेड होगा फैमिली का वो, और उसके जो एल्डर ब्रदर एल्डर सन होगा वो काम कर ले, बाकी के 2 जो लड़के हैं वो कुछ और जॉब कर ले, तो एम्प्लॉयमेंट डिवाइड हो जाएगा, तो पैसे आएंगे ना। बट नहीं, वो पाँचों के पाँचों एक ही खेत में काम करेंगे, तो फसल तो उतनी उगेगी, 2 जने काम करो, 5 जने काम करो, फसल तो उतनी उगने वाली है, तो उसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्हेन अ पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सर्टन पीरियड ड्यू टू चेंज इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, उसको हम कहते हैं, अब समझो कि जो कुछ लोग हैं वो गांव से, ठीक है, अर्बन एरियाज में आए हैं,
थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत उनके पास स्किल्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो स्किल्स नहीं सीख जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। तो उनको इंडस्ट्रीज का नॉलेज तो नहीं है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बंदे को काम नहीं आता, काम तो आता है, बट द पॉइंट इज दैट कि शहर में जो काम करना है उसको वो काम नहीं आता है। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्री में काम करने का जो नॉलेज है वो उसके पास नहीं है, तो उसको कोई हायर नहीं करेगा, ठीक है। एंड द अनदर इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कि पढ़ा लिखा इंसान, डिग्रियां हैं, सब कुछ है, बट फिर भी उसको कोई नौकरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम ही डिफेक्टिव हो, ठीक है। हो सकता है कि वो खाली वाइट कॉलर जॉब को प्रेफर करेगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब मतलब क्या होता है यहाँ पे ईमानदारी वाला काम तो ठीक ही है, बट ऐसा होता है कि भैया ऐसे सूट बूट पहन के जाना, तो ये एजुकेटेड लोगों का फंडे होते हैं, ठीक है। मैं ऐसी जगह पे काम करूँगा जहाँ मैं सूट बूट पहन के जा पाऊँ, ऐसा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ पॉवर्टी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी जो है ये क्वालिटेटिव टर्म होता है, ठीक है। बेसिकली पॉवर्टी को हम मेजर वैसे तो कर नहीं सकते, ठीक है, बट चलो हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ, 5 चीज़ें, फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये 5 चीज़ें एक बंदा अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहा है या वो फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है बेसिक रिक्वायरमेंट से भी, तो उस टाइप के जो लोग होंगे, उस टाइप की जो फैमिली होगी उसको हम कहेंगे पुअर, ठीक है। यहाँ से पॉवर्टी आती है, तो पॉवर्टी का ही डेफिनेशन है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो, अब जैसे मैंने कहा कि इनएबिलिटी टू गेट 2 मील्स अ डे, ठीक है, एक दिन में दो मील भी ना वो कमा पाए, वो हो जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती उसको झोपड़पट्टी में रहना पड़ जाए, ठीक है, कोई ढंग की जगह हो नहीं, हो ढंग की जगह के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा उसके पास होगा नहीं। ज़्यादातर ये इलिटरेट लोग होते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है वो नेशनल एवरेज से कम होती है, मतलब नेशनल, अगर हम कहते हैं कि इंडिया की नेशनल एवरेज जो है एज वो है 70 ईयर्स, और ये लोग 50-55 में ही, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है, तो लाइफ स्पैन कम है। ओके, डेथ रेट ज़्यादा होता है इन लोगों के बीच में, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये माल न्यूट्रिशन वाले होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनके पास भूखमरी के कारण बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती है, तो बीमारी लग जाती है, तो मर जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इनमें ज़्यादा होता है, और चाइल्ड लेबर को ज़बरदस्ती काम के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि खर्चा कैसे चलाओ, तो लोग बोलते हैं छोड़ दे, स्कूल वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाके पैसे कमा के आ। तो पेरेंट्स बच्चों को देखा जाए तो ज़बरदस्ती कमाने के लिए भेज देते हैं। फिर आता है रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, ठीक है, ये और है ना। Those persons in the developing country who are unable to fulfill the basic necessities, ठीक है। अब वो लोग जो अपने बेसिक नेसेसिटीज, जैसे मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, एजुकेशन और अपना सेहत हेल्थ, अगर ये नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं इन नीड्स को, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट पुअर, ठीक है। सो द सोसाइटी इन द डेवलप कंट्रीज है डिफरेंट क्लासेस, और इसके लिए इनकम की डिस्पैरिटी तो होती है, मतलब इनकम किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है, ठीक है। तो देयर आर द फैमिलीज हुज इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इन्फीरियर देन द फैमिलीज ऑफ द वेल ऑफ क्लासेस, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव पुअर। इसका मतलब देखो, मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊँ, एब्सोल्यूट पुअर मतलब क्लियर होगा ना, कि जो 2 वक्त का खाना नहीं अपने बच्चों को खिला पाएगा, ठीक है, जो भूखमरी के कारण मर जाएगा, ठीक है, तो ऐसे जो लोग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पुअर। अब दूसरे आएंगे रिलेटिव इसका मतलब कि कंपैरिजन, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इसको तुम कंपेयर करोगे तो हमारे लिए तो दोनों बहुत रईस हैं, बट अगर इन दोनों की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और अनिल अंबानी उतने पैसे वाले नहीं हैं, तो अनिल अंबानी इज रिलेटिवली पुअर देन लाइक कंपेयर टू द मुकेश अंबानी, हुआ ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। सोसाइटी में 2 लोग हैं, घर में 2 भाई हैं, या कुछ भी ऐसे रिलेशंस में होते हैं, ठीक है, तो कंपेयर 2 दोस्तों में कंपैरिजन, तो कंपेरिजन है ये बहुत पैसे वाला है, ऐसा नहीं है 2 वक्त का खाना तुम भी खा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी खा रहा है, ठीक है, कपड़े भी तो अच्छे पहन रहे हो, बट फिर भी एक बैंक बैलेंस के थ्रू, गाड़ी के थ्रू, ऐसे हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिवली पुअर, ठीक है, या रिलेटिव पॉवर्टी। चलिए नेक्स्ट, क्लासीफाई द मनरेगा प्रोग्राम,
ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म आएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ओके एक्ट। अब ये जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो वेज बेस्ड प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक फैमिली में से एक बंदे को, ठीक है, हम गारंटी देंगे एम्प्लॉयमेंट देने की फॉर मिनिमम 100 डेज, ठीक है, कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट का हम गारंटी ले रहे हैं ओके। और वेजेस वगैरह भी कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सच एज हॉर्टिकल्चर, लैंड लेवलिंग, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे आपने देखा होता है कि समझो कहीं पे मोदी जी आते हैं तो क्या होता है ना, वो सड़कों पे कलर किया जाता है, झाड़ियों पे, ठीक है, सफाई की जाती है। तो ये सब जो कर्मचारी हैं ये किस में आएंगे? इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को 100 दिन तक काम देना होता है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट काम देती है। और अगर गवर्नमेंट उन लोगों को काम देने में असफल रहती है तो गवर्नमेंट को लिटरली उनको पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है उतने दिन का, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है बेटा। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 5 फीचर हमें बताने हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 के हिसाब से जिन भी कंट्रीज़ का पर कैपिटल इनकम $735 से कम है तो उन कंट्रीज़ को क्या बोला जाएगा? डेवलपिंग कंट्रीज़। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 में ये नक्की हुआ था कि जिन भी कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम ओके 735 रुपये डॉलर से कम है तो उन कंट्रीज़ को हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ का नाम घोषित कर देंगे, वो भी कंट्री डेवलपिंग है, ठीक है। तो अब क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम क्लियर हो गया। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है ना, क्या होता है, देखो मीनिंग क्या होती है इसका कि पूरी कंट्री का पैसा आप गिनो और इस कंट्री में जितने लोग रहते हैं उसको आप उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर उसका वैल्यू बहुत कम है तो उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर लेसर द नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम कम है ओके और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वहाँ के लोगों का लिविंग कैसा होगा? पुअर होगा, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है ये। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये है कि भैया पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर हम ये मानते हैं कि पर एनम हर साल 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है किसी भी कंट्री के अंदर तो इसका मतलब है कि भैया कंट्री खतरे में है, ठीक है, वो कर्जे में जाएगी कंट्री, वो यहाँ से पता चल जाता है। फिर आता है एग्रीग्रियन इकोनॉमी, अगर एक कंट्री ज़्यादा डिपेंड करती है अपने इनकम को लेकर ऑन द एग्रीकल्चर, दैट मीन्स कि वो कंट्री कैसी है? डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। वो कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रीज़ और टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करती है ना, वही कंट्री बहुत ज़्यादा वेल्दी और पैसे वाली होती है। जहाँ पर भी एग्रियन आया मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ मतलब कि वो कंट्री, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज़ डाल पाए, सीधा हिसाब वही है, ठीक है। उसके पास पैसे ही नहीं कि वो इंडस्ट्रीज़ डाल पाए, वहाँ के लोगों के पास इतना एजुकेशन नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज़ पे काम कर पाएँ, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, ठीक है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो इसका मतलब ऐसा है, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लाइक अनइवन। द पॉइंट इज दैट कि समझो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, बट अगर हम इसको गौर से देखें तो हो सकता है कि जो अमीर है ना वो ज़्यादा योगदान दे रहे हैं अपना टैक्स वैक्स भर के। अब गरीबों के पास तो नौकरी नहीं तो टैक्स का भरेंगे, तो गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम अच्छी होती जा रही है इंडिया की, मतलब इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है। नहीं, सब लोगों के पास सेम अगर लेवल ऑफ इनकम हो तब हम ये चीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है डेवलपिंग कंट्री की तरफ इशारा करता है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर 3% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं ओके, दैट मीन 3% मतलब कि जितने लोग एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड का रेशियो गिनो, अगर 3% ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रेशियो में आते हैं इसका मतलब कि वो हो जाएगा यहाँ पे खतरे की निशानी, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री है।
इस पर ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी देखने को मिलती है, सीजनल और डिस्गाइज्ड, ठीक है। अर्बन एरियाज में आपको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। फिर आता है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी कंट्री में रह रहे हैं, उसका अगर 1/3 पॉपुलेशन जो है वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो क्या है, पुअर कंट्री हो जाती है। फिर आता है डुअल इकोनॉमी। जहाँ पर भी डुअल इकोनॉमी है, इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड विलेज इकोनॉमी और ट्रेडिशनल सोसाइटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कि देखो, आप जैसे अपने इंडिया में आप जाओ तो इंडिया का एक हिस्सा ऐसा है जैसे मुंबई, अहमदाबाद, ठीक है, बेंगलोर, पुणे, वहाँ पे जाओ तो तेज तरार की ज़िंदगी, ठीक है, लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम की कमी नहीं है, ये नहीं है। और यहीं पर ही आप उससे अगर 15 किलोमीटर कहीं बाहर सेक्टर में जा रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग जो है वो मर रहे हैं कि बस काम मिले, हमें काम ही नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ऐसा एक ही देश में दो टाइप के लोग, जिनके पास बहुत काम है, कोई ऐसे जिनके पास काम ही नहीं, काम की तलाश में लोग भटक रहे हैं, तो इसको कहते हैं डुअल इकोनॉमी, ठीक है। इसके लिए डुअल इकोनॉमी कि कुछ लोग, मतलब हमारी इंडिया जनरली ऐसी है कि आधा मॉडर्नाइज हो चुका है, आधा अभी भी ट्रेडिशनल की तरह काम करता है, ठीक है। अभी वही गाय भैंस पालना, उनका दूध निकालना, वही सब चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं है। फिर आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि फैसिलिटीज़, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं, हेल्थ फैसिलिटी नहीं। आज कनाडा के अंदर बच्चा पैदा होता है, कनाडा के जो सीनियर सिटीजन है उनका हेल्थ फ्री होता है, ठीक है, बच्चे का हेल्थ फ्री होता है, बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा देखा जाए तो वहाँ के पेरेंट्स के ऊपर कितनी ज़्यादा ऐसे शांति है मगज में, ठीक है, कोई पैसे एजुकेशन में खर्चा नहीं करना। तो इस तरीके के जो होते हैं उसको हम कहते हैं मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं, अगर नहीं देते हैं, दैट मीन्स कि कंट्री कैसी है, अंडर डेवलप्ड है। फिर आता है एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है ना कि जैसे कंट्री जो है वो एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, और उनका जो इनकम है वो एक्सपोर्ट से कम है। मतलब कि जब वो चीज़ें मंगवा रही है ना, ठीक है, तो देखा जाए तो वो ज़्यादा खर्चा, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसा है यहाँ पे कि कर्जा चढ़ता जाएगा और एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये 9 मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताई, ठीक है। अब आप इनमें से आपको कोई भी 5 लिखनी है। देखो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको ज़्यादा बताऊँ, ठीक है। उसके बाद अभी इन 9 में से आपको जो भी 5 अच्छी लगे ना, आप वो छोटी छोटी वाली पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। अब कहना मत आप कि मैम इतना लंबा आंसर कैसे लिखें। आई एम सेइंग यू हैव टू राइट ओनली 5 पॉइंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लिमिटेशन ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होता है, देखो सोशलिस्ट सिस्टम्स का मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर। तो गवर्नमेंट के अंडर अगर आएगा तो लिमिटेशन क्या है भैया, काम करने की मतलब मोटिवेशन नहीं आएगा। सब कुछ गवर्नमेंट लेके जा रही है, हमको हाथ में क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, ठीक है। तो हम लोग मतलब जैसे अपने यहाँ पे नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो लोग होते हैं वो काम ही नहीं करते, उनको पता है बैठे बैठे हमको सैलरी मिल रही है, हम लोग क्यों काम करें, कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का, ठीक है। तो वो आ जाता है। फिर आता है कोई भी इनोवेशन काम नहीं होगा, कोई भी नया क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी नया तरकीब नहीं लेके आएगा, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। यहाँ पे फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी फीवर का मतलब कि डिक्टेटरशिप रूल जर्नलिस्ट में होता है। कुछ भी गलती कर ली तो पनिशमेंट मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एप्रिशिएशन नहीं मिलता, पनिशमेंट ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। और लोगों की लाइफ जो है वो कौन रेगुलेट करता है, स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बताना है कि इंडियन इकोनॉमी किन बेसिस पे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि बेटा यहाँ पर जो लोग हैं वो डिपेंड करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री आ गया, फिशरी आ गया, पोल्ट्री आ गया, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा हमारा इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेकेंडरी, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। और तीसरा जो हमारा सेक्टर है इकोनॉमिक का वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, सर्विस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन देना, हेल्थ वगैरह, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। और ये सेकंड सेक्टर कैसा है, ये सेक्टर बहुत फास्ट ग्रोइंग है। तो इसके लिए देखा जाए तो अभी के टाइम पे टर्शरी सेक्टर ने जो है वो टक्कर मार के रखा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को।
देखो हमारी इंडिया का एशियन फॉर्म प्राइमरी सेक्टर, दैट वाज द बेस्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश के साथ साथ इंडस्ट्रीज आया तो सेकेंडरी सेक्टर बहुत आ गया। अभी क्या आ गया, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो टर्शरी सरप्रास कर लिया, मतलब कि सेकेंडरी और उसको ख़त्म कर लिया। अभी देखो जोमेटो क्या करता है, सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। रैपिडो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, है ना। ओला क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको। अर्बन क्लैब क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको। बात समझ में आई। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप ट्यूशन में जाते हो पढ़ने के लिए, क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। मैं क्या दे रही हूँ आपको, सर्विस दे रही हूँ। तो ये सारे के साथ मतलब सर्विस सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर एक कंट्री इकोनॉमिक डेवलप कर रही है तो किस बेस पे तुम बता सकते हो, तो 3 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हो गया, कंट्री की टोटल इनकम। जैसे हमने अभी बात किया कि अगर कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज़्यादा है तो नेशनल इनकम ज़्यादा है। फिर आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इसका मतलब कि एक बंदे की, मैंने क्या बोला, कंट्री की नेशनल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। कंट्री की नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उसको हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छे खासे कपड़े पहनना, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना आपके पास है, घर है आपके पास, आप एजुकेशन ले पाते हो, आप इजीली कोई भी हेल्थ सर्विसेज पे ले पा रहे हो, ठीक है। आपका इतने पैसे कि अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर को दिखा पाओ, तब आपको 100-200 रुपये या 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, ऐसा टेंशन ना होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया से जिसके बेसिस पे हम कंट्री का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। भाई इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री से धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो रहा है, वो हम कैसे बोल सकते हैं। देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा, नो डाउट, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे इंडिया के जो लोग उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि फूड ग्रेन्स के अंदर अच्छा पानी दिलाना, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, लोगों का बढ़ता चला गया, इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। लोग अच्छे खासे तरीके से रहने लगे, झोपड़पट्टी में नहीं रह रहे, अभी उनको भी मकान दिया जा रहा है अच्छे से रहने के लिए। तो जो हमने आगे 3 पैरामीटर्स देखे थे, ठीक है, उन सब में हमें क्या दिख रहा है, राइज दिख रहा है। वी आर गेटिंग द डे बाय डे राइज इन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। तो जिसके हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहले लिमिटेशन देखिए, बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट्स यहाँ पे ये है कि भैया सीधी सीधी बात है कि प्रोडक्शन इज डन, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी चीज़ें बनेंगी वो बनेंगी सोसाइटी के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है। इसका मतलब ये कि फालतू के लग्जूरियस चीज़ें नहीं बनाएंगे वो लोग, है ना। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड बनना, ये बनना नहीं। लोगों का कितना है भाई, लोग अगर 300 रुपये की टी शर्ट तक खरीद सकते हैं तो सब जो है वो उससे ही होगा, ठीक है। फिर वो 3000 की टी शर्ट्स नहीं बेचेंगे, तो इस अगर बेचेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में, ऐसा, ठीक है। फिर आता है रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होगा, सब गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट सबके ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है, तो कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इनकम सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसके लिए पॉवर्टी वाला कोई पॉइंट ही नहीं आता यहाँ पर। कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक का एक फिक्स्ड वेजेस, सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे आपको लिमिटेशंस भी दे दिए जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले कहते हैं एडवांटेजेस, और ये रहा हमारे पास डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलो एडवांटेजेस क्या है बेटा, तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपको क्या देगा, आपको देगा प्रोडक्शन में इंक्रीज होना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट ऑनर्स, ठीक है। प्राइवेट ऑनर्स क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्ट होगा। कैपिटल इन्वेस्ट होगा तो यहाँ पे एडवांटेजेस ये है कि आपके पास देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को एक सफिशिएंट फॉर्म देता है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है बेटा, दैट ये है कि ये मोनोपोली ले लेता है, ठीक है। एक ही बंदा सारा का सारा पूरा संभाल रहा है, किसी और की ताकत नहीं है उसके फील्ड को ऊपर नीचे छेड़ने की, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कॉटेज इंडस्ट्रीज कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री छोटी ही रह जाती है, वो आगे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वो शेर बैठा हुआ है ना उनको दबोचने के लिए,
ठीक है। तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन कई बार इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि महंगाई, ठीक है, महंगाई हो जाती है। बात समझ में आई? देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब दोबारा समझा दूं कि इसके अंदर क्या होता है ना कि प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज गिव्स यू द इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल इन्वेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो जाती है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस चीज़ को कवर अप कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये है कि ये इट्स एन एविल ऑफ द मोनोपोली, ठीक है। अगर एक बंदा बहुत सक्षम है ना तो वो पूरा कवर अपने हाथ में लेके रखता है, तो कोई उसके इर्द गिर्द उसकी चीज़ों को छेड़ नहीं पाता है। तो जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं, ठीक है, उनको शायद कभी चांस मिलता ही नहीं है कि वो आगे आ पाए, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस रहती हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार, कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में इन स्वीडन इन 1972। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पहले बता दूँ, आ सकता है, फिल्म में आ सकता है, ठीक है। व्हेन द अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम 1972 वेयर स्टॉकहोम इन स्वीडन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाते हैं, तो ध्यान दे देना। इनका मेन पॉइंट्स था कि वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है ना, ठीक है, उसके बारे में ग्लोबल लेवल पे बात करें। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करवाया था, उनका मीटअप रखा था, ओके। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें से इंडिया हमारी एक कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। और जो भी उनके रिजोल्यूशंस थे, ठीक है, कि ये नहीं यूज़ करना है, इसकी वजह से ना, इसके बाद ही देखा जाए तो हमारी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के अंदर, एसीज़ के अंदर CFC गैस, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस वगैरह रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी कि नहीं करना है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, तो फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दो अबाउट द पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है, ओके। पहले पूरा का पूरा कलेक्ट करो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पर है, और उसके लिए नेशनल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए थे, ठीक है। अब ध्यान देना, एक और आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा इसमें से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आ गया ये वाला पॉइंट। फिर एक और आपका बनेगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, कब से स्टार्ट हुआ था? 1981 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसके अलावा एक और पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो सेट किए गए थे। ओजोन लेयर जो कम हो रहा है इसको कैसे इंक्रीज़ करना है, न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया था। तो ऐसे कुछ तरकीब उन्होंने निकाली थी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना बेटा, ये वाला पूरा पैराग्राफ ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, और आप देखना किसी भी बुक के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में एक है कि यहाँ पर जो है वो FDI इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ के कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है ना, तो ये हो जाता है। तो यहाँ से इनकम लेवल बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है कि अगर आपका सामान बाहर बेचना है तो आपको क्वालिटी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे खासे डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ से वहाँ बिकेंगे, वहाँ से यहाँ पे आएंगे, तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी हैज़ बीन बिल्ट अप टू विथस्टैंड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में खड़े रहने के लिए एक सक्षमता आ जाती है, ठीक है। लोग ना कॉम्पिटिशन लड़ते हैं, बट कॉम्पिटिशन गिव्स यू द इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, आप कितना ज़्यादा मजबूती से काम कर सकते हैं। ओके, प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन जो है ना, दे आर ओपनिंग अप ऑफ द एरियाज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए एरियाज ओपन कर लेता है, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये सब आ गया। अब बैंकिंग और इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर की चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाता है, पहले पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था, अभी प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ गया, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट के पास आ जाता है, ठीक है। ये कैसा हुआ मैं आपको बताऊं, जैसे बैंक सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे, तो एक टाइम आया था कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे ICICI है, एक्सिस बैंक है, कोटक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, तो वो इतना अच्छा काम कर रहे थे कि लोग जो है वो अपना बैंक अकाउंट उन अकाउंट्स उन बैंक में खोल रहे थे, जिसकी वजह से BOB, SBI ऐसे कुछ जो बैंक्स थी, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर थी, उनमें
लोग खाता खुलवाते नहीं थे, अकाउंट ही नहीं खुलवाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंपटीशन तो प्राइवेट सेक्टर ने दिया है इसके पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि भैया नहीं अभी हमें काम करना है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की वजह से पब्लिक सेक्टर के लोगों को भी काम करना पड़ता है, ठीक है। सेम स्कूलों की बात हो जाती है, ठीक है। स्कूल्स में भी ये चीज़ होने लगी। पहले पब्लिक सेक्टर में नहीं करवा रहे थे एजुकेशन, तो प्राइवेट खुल गया। और या पब्लिक में देखो इतने अच्छे अच्छे लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब होते हैं कि प्राइवेट में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आने लगी। उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज और विल WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट इन द सोशल इकोनॉमी, ठीक है। किस तरीके से इनका इम्पैक्ट पड़ा था सोशल इकोनॉमी में। देखो इंडिया जो है ना वो WTO का मेंबर शुरू से ही है। अब इसका इम्पैक्ट बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनिशियली इंडिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनिशियली इंडिया जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करी पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, 0.5%। पूरा वर्ल्ड ट्रेड में 0.5% इंडिया के यहाँ से आ रहा है। लेटर इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होने को आया। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक पहुँच गया, 0.5 से 1% तक पहुँच गया। नाउ WTO का मेंबर होने की वजह से, ठीक है, WTO ने इंडिया को हेल्प किया था कि वो अपने रेडीमेड क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी ना, कॉटन वगैरह, ठीक है। आपने देखा होगा आगे वाले चैप्टर्स में। तो महाराष्ट्र और अहमदाबाद, ठीक है, कॉटन के मैनचेस्टर्स बुलाए जाते थे। तो उन्होंने बोला कि आप रेडीमेड क्लोथ्स को बाहर की तरफ बेचो, ठीक है। WTO ने हम लोगों को ऐसा बोला, तो जिसकी वजह से इंडिया जो है उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया, इन चीज़ों का भी और एग्रो प्रोडक्ट्स का भी। अब अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो सीधी सी बात है, ठीक है, हैज़ रिड्यूस। अभी आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, मतलब आप अपने सामान बाहर ज़्यादा बेच रहे हो, तो आपको आपके कंट्री में इतना सब कुछ है कि आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम। तो इम्पोर्ट का जो टेंशन था वो कम हो गया, ठीक है। तो पैसे जो है वो कंट्री में आ रहे हैं, कंट्री के बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से ये हो गया कि हमारे यहाँ पे फॉरेन वैल्यूज़ ज़्यादा आने लगी। एंड बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ द WTO, ठीक है, इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में बेनिफिट्स भी उन्होंने करके दिए थे। तो अब अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि WTO का मेंबर होने की वजह से क्या इंडिया को कुछ बेनिफिट हुआ था, तो आप तभी भी ये आंसर लिख के आइएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस क्रिएटिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ठीक है। वाटर क्राइसिस इंडिया में क्यों हो रहा है, जबकि इंडिया में तो इतनी सारी नदियाँ हैं, भरपूर पानी है, फिर भी वाटर क्राइसिस इंडिया में क्यों हो रहा है। अब बात यह है ना कि पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, बट कैसे इनवैल्यूएबल, कोई पैसा तो उसका चार्ज करता है नहीं, ठीक है। इसके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस पूरे दुनिया भर में पानी को लेकर होने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ठीक है, फूड ग्रेन्स का डिमांड आने लगा, फूड ग्रेन्स की वजह से इरिगेशन का डिमांड होने लगा, लाइफस्टाइल लोगों की बदलने लगी, इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो करंट सिचुएशन ऐसा आ गया पानी को लेकर कि पानी है तो सही, बट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, मतलब एक जगह पे बहुत भरपूर पानी, एक जगह पे पानी नहीं। लोग जो है वो 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं खाली पानी को फैच करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए वाटर क्राइसिस जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम आने लगी। कहाँ पर, स्पेशली राजस्थान में, सदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को अच्छा खासा पानी चाहिए, पोर्टेबल पानी चाहिए, पोर्टेबल मतलब कि पीने लायक पानी चाहिए फॉर द सर्वाइवल, ओके। अब अगर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, डिजीज़ होने लगेंगी, वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज़ तो आप खुद से देख लो, बीमारियों का घर, बीमार होंगे लोग, बीमार होंगे तो मरेंगे, ओके। उसके अलावा इतना पैसा खर्च होगा वो भी। तो ये कहा जा रहा है कि अबाउट 8% ऑफ द इंडियाज़ टाउन, ठीक है, इंडियन टाउन जो है वो पानी का शॉर्टेज फील करता है। 50% जैसे विलेज हैं, ठीक है, जिनके पास पानी आता है बट प्योर नहीं आता है। और इरिगेशन के लिए तो पानी की कमी होती है, इसके लिए मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं हमारे फार्मर्स, ठीक है। सो वी हैव मेड वेरी गुड प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। अब हमारे में लाइक देखा जाए तो 2/3 एरिया हमारा एग्रीकल्चर का पानी के लिए डिपेंड करता है, और हमारे पास है भी, बट देन टू, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं तो एनिमल्स, प्लांट्स, हम लोग, ठीक है, हमारे पानी नहीं बसा, इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगी है इसकी वजह से, ठीक है। नाउ गिव द इन्फॉर्मेशन फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अभी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को कंजर्व करने के लिए। अब इससे क्या होगा ना, इट इज़ डन टू इंक्रीज, बेसिकली हम अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्ट में हम लोग कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए। इन द वेल, स्मॉल डैम बना दो, पॉन्ड्स बना दो,
ठीक है, खेत तलावरी मतलब कि फार्म पॉन्ड बना दो, ऐसे कुछ बना दो जिससे ग्राउंड लेवल इंक्रीज हो जाए पानी का। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग ना अंडरग्राउंड पानी को इंक्रीज कर ले जो कम होता जा रहा है, पॉल्यूशन कम कर दे, वाटर पॉल्यूशन कम कर दे, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव कर दे पानी की, टू सेव द लैंड रूट्स फॉर वाटर लॉगिंग। ठीक है, पानी को, क्योंकि तो पानी ठहरेगा ना तो बदबू मारेगा, मच्छर आएंगे, तो पानी को फ्लो बहता हुआ करना है अपने को। ठीक है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट में जो पानी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर लें, हम लोग एक लिमिटेशन कर दें कि इतना यूज़ होना है, इतना नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा वो उसके ऊपर भी थोड़ी अपन को अरेंजमेंट्स करनी पड़ जाएंगी। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, मेक द अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर को स्टोर करो, स्पेशली जो मल्टी स्टोरेज रेसिडेंसीज होती हैं लार्ज सिटीज़ के अंदर। ठीक है, वहाँ पर तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अभी नए नए प्लांट्स बन रहे हैं, प्लांट्स मतलब कि साइट्स बन रहे हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड लिटरली डैम की तरह, वो क्या बोलते हैं, वेल की तरह बनाया जाता है, वो पानी को हार्वेस्ट करते हैं, छत में से पूरा पानी सीधा नीचे कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक, चलो, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब कहता है कि एक ही चीज़ को बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें पानी को, ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है, फ्लड कंट्रोल, ओके, सॉइल इरोजन, पीने के लिए पानी, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज़, वाटर सेटलमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फिशरीज़ का डेवलपमेंट, ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी खाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से। इसका मतलब ये है कि पानी को सही तरीके से यूटिलाइजेशन और सही तरीके से स्टोरेज का खाली हमने काम किया। तो अब कैसे है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भैया जैसे आपके घर पे समझो कि बर्तन धुल रहे हैं, ठीक है, अब वो बर्तन वाला पानी आपकी मम्मी जो है वो मेड को बोले कि पोते में यूज़ कर, मल्टीपर्पज़ हो गया। ठीक है, अगर मम्मी जैसे दाल चावल धो रहे हैं तो वो जो पानी है वो सिंक में डालने के बजाय वो पानी को पौधों में डाल दो तो पौधों को पानी मिल गया, मल्टीपर्पज़। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि एक ही चीज़ का यूज़ मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। ओके, तो ऐसा कुछ बोला था इन लोगों ने करने के लिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो हमें बताना है। इरीगेशन होता है कि पानी सप्लाई कैसे अपन कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो एरिया है अंडर द इरीगेशन वो 4 गुना बढ़ गया था। कोस्टल एरिया से आंध्र प्रदेश के, ठीक है, गोदावरी की किसान नदी के महानदी डेल्टास उड़ीसा में, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब जो हैं दे आर द इंटेंसिवली इरीगेटेड एरियाज। ठीक है, ये इंटेंसिवली मतलब इनमें इरीगेशन जो है वो बहुत है क्योंकि इनमें खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं बेटा, सो इन इंडिया देयर एरिया अंडर द इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो स्टेट टू स्टेट बदलती रहती है, डिपेंड करता है इरीगेशन कहाँ पर ज़्यादा करना है, क्योंकि जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा वहाँ पर इरीगेशन ज़्यादा होगा। अगर हम देखते हैं तो मिज़ोरम का टोटल एरिया में से 7.34% एरिया जो है वो खाली इरीगेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि पंजाब के अंदर कितना होता है 90.8। पंजाब तो वी नो ना कि इट्स अ हब ऑफ द वीट, ठीक है, इसको बोल ऑफ द वीट कहते हैं हम लोग। तो अब आपको देख सकते हो कितना वास्ट एरिया है, तो सीधे पंजाब में पानी की खपत ज़्यादा होगी मिज़ोरम के कंपेरिजन में। सो इट इज़ वर्थ मेंशन दैट मोर देन 40% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन एंड अंडर इरीगेशन, पंजाब, हरियाणा, इन सब में पानी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से इरीगेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ वाटरशेड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। देखो, वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक नेचुरल टेक्निक होती है वाटर को कंजर्व करने की। ठीक है, वाटरशेड एरिया जो होता है बेसिकली क्या होता है ना कि जहाँ पे नदियाँ सूख जाती है ना, ठीक है, या तो फिर जहाँ से नदियाँ बहती है तो वो एक एरिया जो है वो क्या हो जाता है, उसको बेसिन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाटरशेड एरिया जो है वो एक बेसिन है ऑफ द ट्रिब्यूटरी रिवर्स। ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होती है कि जैसे कि नदियाँ, ठीक है, नदियाँ घूम फिर के जब एक जगह पे आके मिलती है ना तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एक पॉइंट ध्यान देना, अगर एक समुद्र, ठीक है, एक नदी अगर स्प्रेड हो जाती है अलग अलग पार्ट, जैसे गंगा नदी हिमालय से बहती है तो वो डिवाइड हो जाएगी यमुना बन के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नहीं, महानदी, ऐसे कुछ करके वो डिवाइड हो जाती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। बट ये नदियाँ जब घूम फिर के आके एक साथ उनका जब संगम होता है इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये कह रहा है कि वाटरशेड एरिया वो होती है जहाँ पे ये पूरी की पूरी जो जहाँ से नदियाँ बहती है वो जो पूरी एरिया होती है उसको बेसिन कहा जाता है।
सो ड्यू टू द रेन जो वाटर फ्लो होगा थ्रू द ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक है, वो मेन नदी के साथ जाके मीट करेगा। द लैंड एरिया देन ड्रेन्स द वाटर और ट्रिब्यूटरीज इनटू पर्टिकुलर लेक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना कि जब पानी गिर रहा है, बारिश आ रही है, तो वो नदी के पानी के साथ बारिश का पानी बहता हुआ जाएगा और रिवर और लेक में मिल जाएगा, संगम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाटरशेड। तो वाटरशेड डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली आपको प्रोग्राम्स भी देता है, जैसे कि प्रिजर्वेशन, यहाँ पे लैंड और सॉइल का प्रिजर्व हो जाता है, ह्यूमिडिटी प्रिजर्व हो जाता है, ट्री प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कलेक्टिव वाटर कंजर्वेशन। इस प्रोग्राम के अंडर द कैपेसिटी ऑफ द लैंड एंड द लोकल रिक्वायरमेंट्स हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड का और आसपास के लोग जो रह रहे हैं ना, उनका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लोकल्स जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेट करते हैं, नो डाउट। सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी सी स्कीम्स प्लान करती रहती हैं फॉर द वाटर कंजर्वेशन। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द रेमेडीज़ टू कंजर्व द वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या रेमेडीज़ हैं? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं दैट क्या स्टेप्स आपको देखने चाहिए। देखो, मैं ये वाला थोड़ा सा पोर्शन हटा देती हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, लिख तो दिया था मैंने और मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। सीधा हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ जाएंगे टू सेव द रिजर्वियर्स फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, ठीक है, कि पानी को पॉल्यूट होने से पहले बचाना है। उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग हमें इंक्रीज़ करनी है, जितना भी पॉसिबल रिसोर्सेज हो, ट्यूबवेल, वेल, तलावरी, खेत तलावरी के फॉर्म में, ठीक है। और उसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है और जहाँ नेसेसरी हो वहीं यूज़ होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होता है, ओके। अगर वाटर स्टोरेज यूनिट्स जैसे कि टैंक्स वगैरह, उसको अच्छे से मेंटेन करना है। कोई भी डैमेज पाइपलाइन में हो तो फटाफट से उसको ठीक कर देना है, ठीक है। पब्लिक के साथ कोऑपरेट करना है और इस तरीके से करना है कि भैया सबको पानी मिलता रहे। रिजर्वियर्स बनाओ, ठीक है, जो बेसिन्स हैं रिवर के उनको कनेक्ट करो और अंडरग्राउंड वाटर लेके आओ वहाँ पर, एंड मैक्सिमाइज द वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ रहेंगी। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। सिंपल सी बात है, ग्राउंड वाटर जो है ना सबसे ज़्यादा प्योरीफाइड वाटर माना जाता है। तो उसको हम पोर्टेबल वाटर मतलब कि पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पानी को कैसे मैनेज करना है। देखो, जितना हो सके उतना हम लोग ना वाटर इकोनॉमिकल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, वॉश बेसिन्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे पता है मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि भैया ना बर्तन का पानी पोते में यूज़ कर लिया, ठीक है, घर का कोई पानी जो है वो पौधों में यूज़ कर लिया, तो ऐसे आप वाटर को मैनेज कर सकते हैं। लोगों के अंदर आप अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप पानी को बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। आप ब्रश कर रहे हैं तो काइंडली स्विच ऑफ टर्न ऑफ द टैप, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो उतना ही पानी, भाई ऐसे नहीं पूरा ग्लास पानी ले लिया, पिए 2-3 घूंट फिर बाकी फेंक दिया, वो नहीं। जितना पानी ज़रूरत उतना आप पिए, उतना आप ले, ठीक है। पानी को जितना होता है रिसाइकल कर सकते हैं। पानी को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए रिजर्वियर्स हम बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का जो यूजेस है उस पर नज़र रख सकते हैं कि सब कुछ सही तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो स्टोरेज टैंक्स है उसको मेंटेन कर सकते हैं, पाइपलाइंस को हम डैमेज होने से बचा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी ऊपर वाली चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। रिजर्वियर्स बना दो, बेसिन्स बना दो, मैक्सिमाइज द वाटरशेड। तो हम लोगों ने जो ये ऊपर वाला किया, अंडरग्राउंड वाटर का कंजर्व करना, बस वही चीज़ है। बात तो ये मैनेजमेंट करना, कंजर्व करना, तो ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, देखा जाए तो कि हमारा जो देश है ना बेटा, वो किसानों का देश पहले से माना जाता था। तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ठीक है। और टुडे द अदर सेक्टर्स नेम जैसे इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है। इवन देन एग्रीकल्चर हैव अ हाई कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट, ठीक है, 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अभी भी कैसी है बेटा, किसानों की है, मतलब कि खेरूत ज़्यादा है। और देखा जाए तो पूरे जीडीपी में 17% का योगदान जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। इंडिया सेकंड रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, टोबैको, पोटैटोज, ये सब जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है और उसका बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है और जिससे हमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इसके लिए इकोनॉमिकली हम डेवलप होते हैं।
एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेवरल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर, पेपर, ऑयल, इन सबको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट कंसिस्टेंटली इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेन का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, कभी आया तो बहुत आया, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी इन द इरीगेशन फैसिलिटीज़ में हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार भाई हमारे इंडिया से ये सब चीज़ें खरीदे उसका दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये है कि एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी इंडिया को देता है। और ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले तो पॉसिबल नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग जो है हम खुद सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही गए, हमारे पास तो काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल आ भी गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने बाहर देशों में भी फूड ग्रेन्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, गिव द डिफरेंस बिटवीन द खारिफ एंड राबी क्रॉप, और मैंने आपको ज़ैद क्रॉप भी दे दिया है। वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम खारिफ कहेंगे, जो विंटर में ग्रो करते हैं उसको राबी कहेंगे, और जो समर में ग्रो करते हैं उसको हम ज़ैद कहेंगे। जो मॉनसून में ग्रो होता है वो जून जुलाई का जर्मिनेशन पीरियड होता है, और हार्वेस्टिंग पीरियड होता है अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, जो विंटर क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं, और ये ग्रो किए जाते हैं मार्च टू जून में। पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, टिल, ये कुछ एग्जाम्पल है खारिफ के। वीट, बर्ली, मस्टर्ड, लिंस्टेड विंटर के। वाटरमेलन, ककम्बर, मस्क मेलन, ये ना इनको ग्रो में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके लिए मार्च टू जून में ग्रो होता है। इससे हमको पता है कि जून में हम लोग तरबूज वगैरह अच्छे से खाते हैं ना, बाहर मिलता है, तो ये तभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ मेज़। मेज़ के यूजेस क्या है? तो मेज़ जो है उसके अंदर स्टार्च होता है, मेज़ मतलब मक्कई, ठीक है, तो उसमें स्टार्च होता है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर ऑयल प्रोटीन भी होता है, बायोफ्यूल्स भी होते हैं। बायोफ्यूल मतलब कि पता है जो छिलका अपन उतारते हैं ना मकई में से, अभी उसको उसमें से फ्यूल बनाने की तरकीब निकल चुकी है, इसमें से शुगर केन में से, उसको बायोफ्यूल कहते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा हम लोग रोटी, पॉपकॉर्न, एडिबल ऑयल्स में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो मेज़ जो है वो यहाँ तक कि काऊ, बफेलो, कैटल्स जो होते हैं उनके लिए एज अ फॉडर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, फेवरेबल कंडीशन बता दो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है वो माउंटेन स्लोप्स में ग्रो की जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो कॉफ़ी आपको मिलती है केरला और तमिलनाडु के साइड पर। यहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो नहीं गिरनी चाहिए कॉफ़ी लीव्स में, और उसको तकरीबन 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए 15 से 28 डिग्री जितना टेम्परेचर चाहिए, और माउंटेन लैंड कैसी होनी चाहिए? स्लोपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, which type of farming is carried out in the Balg region and which crop is cultivated? बाल रीजन गुजरात का है, जहाँ पर वीट की एक स्पेशल वैरायटी ग्रो की जाती है, उसको हम कहते हैं बालिया वीट। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था ना, एक टाइम आया था कि हमारे यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते ही नहीं थे। तकरीबन ये बात है लाइक जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी तब 1960 के आसपास की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से अच्छा नहीं था, लोग स्टार्वेशन के कारण मर जा रहे थे, भूखमरी के कारण मर जा रहे थे। तो अभी ये आता कि हमें कैसे कि सीड्स को इम्प्रूव करना है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना है, एफर्ट्स डालने हैं फार्मर्स को, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो इस पूरे को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब कि बदलाव आ जाना पूरा। ठीक है, और ये इंडिया में तकरीबन 1960 के आसपास का पूरा एरिया में हुआ था, इस ईयर की बात है। अचीवमेंट, अब जैसे मैंने कहा कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था फूड शॉर्टेज का, इंस्पाइट कि हमारी कंट्री एग्रीरियन कंट्री है। ठीक है, पूरी की पूरी किसानों की कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री है, बट फिर भी हम लोगों को इम्पोर्ट करने पड़ जा रहे थे फूड ग्रेन्स, जिसकी वजह से क्या हो गया ना कि लोग अब वैसे कॉस्टली आ रहा था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो इसकी वजह से फार्मर्स को एंकरेज किया गया कि अभी आप फर्टिलाइजर्स ऐड करो, इंसेक्टिसाइड्स ऐड करो, जिसकी वजह से हम क्रॉप्स को सेव कर पाए और उनके प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और हम लोग एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गए फूड ग्रेन्स के अंदर। अब हमें किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी ग्रेन, और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था हिस्ट्री के अंदर। एक टाइम था, ठीक है, जब मैंने कहा कि फेमाइन जो था वो रेगुलर प्रॉब्लम था हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, आए दिन अकाल पड़ना, टेरर तो रहता ही था। टेरर मतलब कि लोगों को डर रहता था, पता नहीं इस बार खेती अच्छी होगी नहीं होगी। तो ये जो दो रीजंस थे, ओके, दैट ओवरकम दिस टेरर,
द ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अब इस पॉइंट को समझना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से 2 रीजंस जो थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो एक तो ये था कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हो गया, ठीक है, और बफर स्टॉक आ गया, मतलब कि एक्स्ट्रा इवन द फूड ग्रेन्स ग्रो हो गए बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टेक्निकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, फार्म के इम्प्लीमेंट्स के अंदर जो भी नहीं हथौड़े ये वो जो भी फार्म के टूल्स होते हैं उनमें जो चेंज है उसको हम कहते हैं टेक्निकल चेंजेस। और इंस्टीट्यूशनल का मतलब यह है कि रिफॉर्म करने विद द लैंड, ठीक है, लैंड ऑनरशिप, थोड़ा वो ज़मींदार वगैरह हिस्ट्री थोड़ी सी याद कर लो, ठीक है। क्रॉप्स को सब्सिडाइज करना, मतलब कि गवर्नमेंट थोड़े बहुत पैसे दे रही है आपको। फार्म सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब कि जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको कैसे सेल करना, कितने में सेल करना, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, दीज रिफॉर्म्स इंक्लूड द गाइडिंग फार्मर्स, ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स को गाइड किया जाता है थ्रू टेलीविजन, टेक्निकल की बात कर रही हूँ, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल ऐप वगैरह दी जाती है जिनके उनको आए दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निकल के अंदर ही बोल रही हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, ठीक है, सेंटर्स बनाए गए ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट हो पाए और लोगों को बता पाए कि किस किस तरीके की नई टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल के अंदर ये जो रिफॉर्म्स है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट आपको हेल्प कर लेती है, ठीक है। इंश्योरेंस फार्मर्स को देती है कि अगर आपके क्रॉप खराब हो जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, जैसे हम लोग ऐसे गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं वैसे, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मार्केट एसोसिएशन बनाए गए हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस जो है वो फार्मर्स को दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आप इस तरीके से बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज एरिया होता है लैंड का जहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और रिजर्वर्स उसके अंदर स्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। इनका मेन पर्पस वही होता है कि जो भी कल्चरल फिजिकल डाइवर्सिटी से उसको प्रोटेक्ट करना। द बायो रिजर्व ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, और उनको एक लाइफस्टाइल देते कि उनको ऐसा लगे वो जंगल में ही रह रहे हैं, उनको ऐसा लगे वो कहीं पे कैद किए गए हैं, ठीक है। तो उनका फ्री एनवायरनमेंट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट कंडक्ट्स प्रोग्राम्स फॉर एनकरेजिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व। कोई भी इसमें ह्यूमन मूवमेंट अलाउ नहीं होता है इसके अंदर। जो एरिया जोन कवर किया गया है इस सेक्शन के अंदर वो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर जितना है, जिसमें नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्वर्स हैं। रन ऑफ कच्छ गुजरात में डिक्लेयर किया गया एज अ बायोस्फीयर जोन इन 2008, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज क्वाइट सिमिलर टू द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के जैसे होता है, यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि लोकल पीपल, ठीक है, एक्सेप्ट दैट लोकल पीपल लिविंग देयर कैन कंटिन्यू देयर लिविंग, ठीक है, यहाँ पे लोकल पीपल अलाउ होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है, क्या होता है ना कि लोग जो हैं वो जैसे कैसे आदिवासी लोग ही होते हैं जो वहाँ पे उनका देखभाल करते हैं, स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन करते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अलाउ होते हैं ग्रेजिंग के लिए, बट अगेन कुछ एरिया तक ही, ज़्यादा पूरा जंगल वो नहीं घूम सकते, पूरी सेंचुरी में नहीं घूम सकते हैं। जैसे गिर, पेरियार, चंद्रप्रभा, ओके, उत्तर नगरम, ये कुछ फेमस सेंचुरीज़ हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क अगेन ये एक फॉरेस्ट एरिया ही होता है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा फेंसिंग कर लेते हैं इस एरिया को, जहाँ पे फ्लोरा और फाना को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड जोन, ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है कंपेयर टू सेंचुरी। तो सेंचुरी में जैसे कि सेंचुरी, अनलाइक सेंचुरी, इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज़। सेंचुरी में एक ही स्पीशीज़ पे काम किया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग पॉसिबल है नहीं, पूरा बैंड है, ठीक है, और इसको पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखभाल करती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदार, मेरिन नेशनल पार्क, गिर, ओके, चाडीगाम, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स। देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को अपन बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो बेसिकली देखा जाए तो हुआ क्या था। अब देखो इससे प्रॉब्लम ये है ना कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की मात्रा बढ़ जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए वी हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज़ प्लांट्स,
बाकी हर सोर्स से CO2 लेवल बाहर निकलता है, हम एक्सेल आउट करते हैं, कोई चीज़ जलती है तो CO2 निकलता है। CO2 को एब्जॉर्ब करने वाले सिर्फ प्लांट्स हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे बेटा तो जो क्वांटिटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट सीवियर हो जाएगा, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाएगा, फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन की वजह से पूरा फॉरेस्ट एरिया कट जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स है बेचारे अपना घर खो देंगे। पॉपुलेशन के अंदर क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं वो घर की तलाश में शहर में आएंगे, ओके, और शहर में आएंगे तो फिर वाइल्ड लाइफ और हमारा जो है वो सेटिंग होगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि हम लोग उनको मार डालेंगे तो उनकी लाइफ खतरे में हो जाएगी, या वो हमें मार लेंगे तो हमारी लाइफ खतरे में है। तो कार्निवर्स एनिमल्स एंटरिंग द ह्यूमन एरियाज किलिंग देम द डोमेस्टिक एनिमल्स, और ये काफ़ी कॉमन है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री अचीव बाय द एशियंट इंडिया। अब देखो इसके अंदर अगर सिर्फ नागार्जुन का पूछते हैं ना तो वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सिर्फ नागार्जुन का 3 मार्क पूछते तो वो हो जाएगा, अदरवाइज पूरा डेवलपमेंट है 5 मार्क 4 मार्क में तो वो भी है। तो केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आप चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे मिनरल्स है, प्लांट्स हैं, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग वेरियस मेटल्स, ये सब होता है। इसमें आचार्य नागार्जुन जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ लर्नड बुद्धिस्ट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, और उनको हम पायोनियर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है हु इज़ द पायोनियर ऑफ केमिस्ट्री, तो दैट इज़ द आचार्य नागार्जुन, ओके। और उन्होंने ये कहा था कि आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू कैन यूज़ द एलोपैथिक मेडिसिन अलॉन्ग विद द हर्बल मेडिसिन्स। उनका ये मानना था कि मर्क्यूरी ऐश को भी हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था। उन्होंने काफ़ी सारी किताब लिखी थी, जैसे कि रस रत्नाकर, मतलब कि जूस के फॉर्म में कौन से जूस आपके लिए हेल्दी होते हैं, आरोग्य मंजरी। रस रत्नाकर के अंदर उन्होंने बहुत सारे जूसेस के में बताया गया है, जिसमें महारस, उपरस, ऐसे और कुछ पॉइजन्स बताए गए हैं, ठीक है। मतलब कि पॉइजन्स का अंदर कि अगर आप इस टाइम पे तो कंज्यूम करोगे तो पॉइजन की तरह काम करेगा, लाइक दैट, ठीक है। नागार्जुन वॉज द हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने स्कूल ऑफ केमिस्ट्री सेटअप किया था और फर्नेस भी सेटअप किया था फॉर द स्टडी पर्पस। फर्नेस मतलब कि एक बड़ा सा हीटिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट, डिस्कस एशियंट इंडियन प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। देखो, महर्षि चारक, महर्षि सुश्रुता और भागवत, ये जो है वो पायोनियर माने जाते हैं मेडिसिन और हर्बल साइंस और सर्जरी के अंदर, ठीक है। और लोगों ने ये बहुत ज़्यादा बताया कि जैसे कि महर्षि चारक जी ने एक किताब लिखी थी चारक संहिता, उनमें उन्होंने तकरीबन 2000 जितने मेडिकल हर्ब्स के बारे में बात की थी। महर्षि सुश्रुता जी ने सुश्रुता संहिता लिखी थी, जिनमें उन्होंने सर्जरी कैसे की जाती है और कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर्जरी के अंदर। उस टाइम में प्लास्टिक सर्जरी जो थी ना वो इन्होंने की थी पहली बार। फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी वॉज हेल्ड बाय द सुश्रुता, ओके, महर्षि सुश्रुता ने की थी। एंड इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा शार्प होते थे भाई, एक सिंगल न्यू स्टॉक यूँ हो जाए ना तो पूरी स्किन फट जाती थी, ठीक है। वाघभट्टा जी ने वाघभट्टा संहिता के बारे में बताया था, और आज भी जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो इन तीनों बुक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन देयर डॉक्टर डिग्री। वाघभट्टा जी ने अष्टांग हृदय किताब लिखी थी जो डायग्नोसिस के लिए बहुत यूज़फुल है, ओके। देन मेडिसिन्स का नॉलेज अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे मेडिसिन का नॉलेज वैसे ही बहुत ज़्यादा था। हिंदू कल्चर में आपको पता है कि जो जड़ी बूटी हैं उस पर ज़्यादा काम किया जाता था एज अ मेडिकल पर्पसेस। हमारा जो एशियन लिटरेचर है वहाँ पे साइंस से एक्सप्लेन कर लेता है कि हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आप ना किस तरीके से ठीक कर सकते हो, तो उन्होंने बिल्कुल क्लासीफाई किया हुआ है। दे को रिकॉग्नाइज सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स और डायग्नोस मतलब क्या सिम्टम्स है उसके साथ क्या तुम्हें बीमारी है वो ऑन द स्पॉट देख कर बता देते थे, और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में से बता लेते, मतलब आपको बिना छुए या कुछ ऐसे आपको जब देखते थे तो उनको आइडिया जाता था कि क्या बीमारी है उनको, मतलब इतना ज़्यादा वो होते थे। अब आज के डॉक्टर तो पूछते हैं क्या बीमारी है, मतलब हम उनको पता है कि क्या बीमारी है, उस टाइम में डॉक्टर्स तो हमें बताते थे भाई तुमको ये बीमारी है, ठीक है। सर्जरी की बात करते थे तो उस टाइम पे जो सर्जन्स थे इतने ज़्यादा स्किल्डफुल थे, ओके, कि वो उनके पास पता नहीं कौन सा एक बैंडेज था, बाउल शेप का बैंडेज, यूं करके यूं बाउल शेप का बैंडेज वो लगाते थे ना जहाँ पे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता था, ठीक है। और इस तरीके से वो ऑपरेशन करते थे कैटरेक्ट का, किडनी का, हर्निया का, स्टोन, पाइल्स उस टाइम पे।
यहाँ तक कि वो इतने एक्सपर्ट थे कि वो बोन्स को भी क्लासीफाई कर सकते थे। यहाँ तक कि बोन्स को ज्वाइन करना, टूटे हुए बोन्स को, डिस्प्लेस्ड बोन्स को ठिकाने पे लगाना, ये सब उनको आता था। दे वर स्किल्ड इन द प्लास्टिक सर्जरी एज वेल, ठीक है, नाक और कान की प्लास्टिक सर्जरी में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स थे हमारे यहाँ पे। ओके, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स होते थे ना, उनको वैक्स स्टैच्यू या तो फिर लिटरली डेड बॉडीज़ पे सर्जरी करना, डेमोन्स्ट्रेट करना सिखाते थे। दे ऑल्सो कंडक्टेड रिस्क की ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, और उनको वो गायनोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिस्ट तो ऑलरेडी थे। और आपको पता होगा पहले के टाइम में एक्चुअली क्या बोलते थे उसको हम लोग, दाई, ठीक है, दाई बोलते थे, जो एक बहुत ज़्यादा बुढ़ी औरत होती थी जो एक्सपीरियंस होती थी और वो घर पे आके डिलीवरी करवाती थी। तभी डॉक्टर्स वगैरह जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, मतलब डॉक्टर्स होते थे बट ऐसे डिलीवरी के लिए तो ऐसे पड़ोस की आंटी आ जाती थी, ठीक है। फिर आता है वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस जो है वो साइंस है जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है। एशियंट इंडिया हैज़ रिटन बुक्स ऑन द रिलेटेड लाइक कि हॉर्सेस, अश्व, ठीक है, एलिफेंट, हस्ती, उनको भी क्या बीमारियाँ हो सकती है उसमें, हस्ती, आयुर्वेदा, शालिहोत्रा, ठीक है, अश्वशस्त्रा, ये सब वेल नोन उन्होंने बताई थी कैसे ठीक कर सकते हैं मेडिसिन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द इंडियन एशियंट। नाउ बहुत सारे वर्क जैसे ग्रंथ हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इसमें डीप स्टडी कर चुकी है, और हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स हैं जो लिटरली प्लैनेट्स का मूवमेंट बताकर, कॉन्स्टलेशंस हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, ठीक है, हम लोगों को एक इंसान का भविष्य बता देते हैं, प्रेडिक्शंस कर लेते हैं उनके मूवमेंट के हिसाब से। अब आपको पता है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे फॉर्म, लोग जो है वो इतना ज़्यादा अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एस्ट्रोनॉमी तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एज अ रिजल्ट इंडिया पहली सैटेलाइट लॉन्च कर पाया था। उन्होंने जब किया तो आर्यभट्टा जी के नाम पे किया था, और आर्यभट्टा जी ने डिक्लेयर किया था कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। यहाँ तक कि लूनर एक्लिप्स, वो एक्चुअली एक शेडो है अर्थ का, वो उन्होंने पूरा रीज़न के साथ बताया था। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ऑलमोस्ट आपस में कनेक्टेड है। फिर बात करते हैं वास्तुशास्त्र। कौन थे पायोनियर्स? तो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा और वहामिहिर, ये पायोनियर्स माने जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग के वास्तुशास्त्र है क्या, तो ये एक साइंस है जो डील करती है आर्किटेक्चर के साथ, गाइडलाइंस देती है आपको। वास्तुशास्त्र बताता है कि किस तरह आपको घर बनाना है, टेम्पल्स का शेप क्या होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, स्टोर हाउस कहाँ बनाने हैं, टाउन प्लानिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तक कि लोकेशन, शेप, स्ट्रक्चर, प्लानिंग ऑफ द थिंग्स, टेम्पल्स, हर एक चीज़ आपको बताता है कि आपका डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ, मतलब पहले तो क्या लोग लिटरली प्लानिंग, लाइक युद्ध करना है तो प्लान करते थे, उसके लिए एक अलग से एरिया होता था, उसको हम कहते थे ब्रह्म स्थान, ठीक है, प्लानिंग रूम। तो वो भी कहाँ होना चाहिए ताकि आपकी बुद्धि अच्छे काम करे। तो ये इतना इंपॉर्टेंस था वास्तुशास्त्र का। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरीज मेड बाय द आर्यभट्टा इन द मैथमेटिक्स। अब आर्यभट्टा जी को हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने ज़ीरो डिस्कवर किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टयम। उनकी किताब के अंदर उन्होंने बताया था कि पाए की वैल्यू जो है वो 3.14 है, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि पाए एक कांस्टेंट है विच वर्क्स एज अ मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। बेसिकली सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको हर बार पाए ही मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने अष्टांग मेथड बताया था, एक वैदिक मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट वगैरह। आर्यभट्टा ने एक किताब लिखी थी डस्ट गिट्टी का, आर्यभट्टयम, ठीक है। उनकी किताब थी आर्य सिद्धांता, जहाँ पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। यहाँ तक कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के भी काफ़ी सारे फंडामेंट्स उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी पूरा सेम ही है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत डीप स्टडी कर चुकी हैं यहाँ पर, हमने इसका थोड़ा पहले देख भी लिया। इंडियन स्कॉलर्स जो है वो प्लैनेट्स के मूवमेंट और कॉन्स्टेलेशन के मूवमेंट पर बता देते हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। दे ऑल्सो यूज टू मेक द सेवरल प्रेडिक्शंस स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। एक एस्ट्रोलॉजर थे एंड एस्ट्रोनॉमर वहामिहिर,
ओके, वराहमिहिर जो है उन्होंने लिटरली एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन डिवाइड किया गया था, तंत्र, होरा और संहिता। उनकी किताब है बृहत संहिता, ठीक है, जो पूरा का पूरा इंसान का फ्यूचर कैसे बता सकते हो विद द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स मूवमेंट उन्होंने बताया था, ठीक है। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, जैसे बताए कि शुभ मुहूर्त शादियाँ कौन सा है, ओके, कौन सा शुभ मुहूर्त है खड्डा खोदने का, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सब उन्होंने इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 2 ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ इंडिया, दैट इज रामायण और महाभारत। अब रामायण आपको पता है, ठीक है, वो बेसिकली लॉर्ड रामा की पूरी कहानी है जो अयोध्या के राजा थे। कंपेयर टू द महाभारत, रामायण एक छोटी सी स्मॉलर एपिक है और महाभारत जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एपिक है। इसके अंदर 1 लाख वर्सेस हैं, ये 1 मार्क में आ सकता है, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द महाभारत, 1 लाख वर्सेस। ये बेसिकली एक वॉर बताता है कौरव और पांडव्स के बीच में, ठीक है, और भगवत गीता इसका एक फिलोसॉफिकल पार्ट है, इसमें से निकला हुआ एक पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये मोक्ष, सेल्वेशन थ्रू द ज्ञान, कर्मा, भक्ति, इनके बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। रामायण और महाभारत हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका लोगों के ऊपर। आपको पता है कि लोग महाभारत और रामायण की बहुत सारी बातें करते हैं और बच्चों को उससे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार्स। नेक्स्ट, Gupta period was also known as a golden period for growth and development of Sanskrit poems and drama. Give reason. देखो बहुत सारे राइटर्स उस टाइम पे ना पैदा हो चुके थे, पता नहीं कैसा पीरियड था, बट उसमें ऑलमोस्ट सब स्कॉलर्स पैदा हुए थे। कालिदास, ओके, भावभूति, भारती, भरतहरि, बन्ना भट्ट, मंगाद, ये बहुत सारे राइटर्स थे जो गुप्ता पीरियड में पैदा हुए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रोमांस, एलिगोरीज मतलब कि मूर्तियाँ, ठीक है, कॉमेडीज, फिलोसॉफी। उनमें से आपको पता है कालिदास इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। उनकी किताबें हैं कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, ओके, ऋतुसंहार, ये सब उनकी वेल नोन किताबें हैं। उसके अलावा बन्ना भट्ट जी की किताब है कादम्बरी, ये सारे प्लीज़ नाम लर्न कर लेना, बहुत काम में होंगे। और उन्होंने एक हर्ष चरित्र किताब लिखी थी, मतलब कि किंग हर्षा की पूरी बायोग्राफी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। उसके अलावा भावभूतिस का उत्तर रामचरित्र, ठीक है, 12 कृताजीवनम, विशाखादत्तास, मुद्रा रक्षास, सुद्राक्ष, ठीक है, ये भी कुछ नाम हैं, अब आपको लर्न करने हैं जो संस्कृत में पूरे गुप्ता पीरियड में लिखे गए। दैट्स व्हाई गुप्ता पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स का, तो ये है एनरिचमेंट ऑफ गुजराती लिटरेचर। नाउ वर्क इन गुजराती लिटरेचर एग्जिस्टेड सिंस द एशियन टाइम्स, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी गुजराती लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ लिखी गई है, और स्पेशल नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, प्रेमचंद, प्रीतम और ऐसे बहुत सारे और नामचीन लोग हैं जिन्होंने गुजराती लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, और उसमें लोगों ने लिखे थे बहुत सुंदर सुंदर गाने, ठीक है, गरबा, कविताएँ, छपास। लेटर स्कॉलर्स लाइक द नारमद, नावलराम, किशोरीलाल, मशूरावाला, ठीक है, माही पतराम, पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी, कुछ नाम हैं जिन्होंने गुजराती लिटरेचर में बहुत काम किया था। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमने 55 क्वेश्चन से आपका कंप्लीट सेक्शन BCD ख़त्म कर दिया। प्लीज़ आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगे और आपको हेल्प करें आपके एग्ज़ाम को अच्छे से कवर अप करने में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।